कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक भीड़ को दिखाया जाता है जो नोटिस करते हैं कि एक बच्चा ब्रिज से कूदने ही वाला है। तभी उनमें से एक आदमी पुलिस को कॉल करने को बोलता है। तब दूसरा बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, वो बच्चा कूदने ही वाला है। इधर वो बच्चा रिवर को देखकर सोच रहा था, क्या वो लोग मुझे देख रहे हैं और क्या वो मेरी चिंता भी कर रहे होंगे। फिर वो सोचता है, अगर कर भी रहे होंगे तो क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि वो सभी भी उन पुलिस की तरह ही है जो मुझे स्कूल में हमेशा परेशान करते हैं। अब हमें उसके पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जिसे उसे क्लास के बच्चे परेशान कर रहे होते हैं। तभी उसका ब्रिज पर फोन बजने लगता है जहाँ वो देखता है कि ग्रुप में पुलिस उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। इस बच्चे का नाम ली कैंग है जो हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। वो मैसेज को पढ़कर रिवर में कूदने के लिए धीरे धीरे अपना हाथ रॉड से हटाने लगता है। तभी उस ब्रिज से एक साइकिलिस्ट जा रहा होता है जो जैसे ही उस बच्चे को नोटिस करता है तब वो उसे शांति से सोचने को कहता है और कहता है, मुझे पता है स्कूल लाइफ हार्ड होता है, लेकिन एक बार सोचो तुम्हारे पेरेंट्स को कैसा फील होगा जब तुम उन्हें छोड़कर चले जाओगे। ये सुनकर ली उस साइकिलिस्ट को देखते हुए स्माइल करता है और उसके आंखों में आंसू होते हैं। फिर वो बोलता है, मेरी फैमिली मेंबर इस दुनिया में नहीं है। और तभी वो बच्चा अचानक से ब्रिज से कूद जाता है और जैसे ही वो पानी के अंदर गिरता है तब वो सोचता है, अगर मैं जल्दी से पानी को सॉलो कर लूंगा तब बिना दर्द के जल्दी मर जाऊंगा। फिर वो धीरे धीरे पानी में डूबने लगता है और सोचता है, मॉम मैं आपके पास आ रहा हूँ। तभी हमें एक लेडी को आसमान में उड़ते हुए दिखाया जाता है जिसके पीछे पंख लगे होते हैं और उसके हाथ में एक शीट होती है। वो बस ली को देख रही होती है और बोलती है, ये कितना मजेदार है। और ये सीन यहीं कट होता है। अब हमें ली को स्ट्रेचर पर दिखाया जाता है जहाँ उसे एम्बुलेंस ले जा रही। आसपास के लोग उसे देखकर सोचते हैं, आखिर इस छोटे से बच्चे के मन में क्या चल रहा था जो इतनी छोटी उम्र में सुसाइड कर रहा था। इधर ली सोचता है, मैं अपने आप को ढंग से मार भी नहीं पाया, आखिर ये एम्बुलेंस को किसने इन्फॉर्म किया था। अब हमें ली को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर जाते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर वो लेडी आ जाती है जो उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है, मेरा नाम सियरा है और मैं एक ग्रीम रिपर हूँ। फिर वो उससे पूछती है, क्या तुम मुझे देखकर शॉक नहीं हो। इधर ली उसे देखकर खुश होते हुए बोलता है, क्या तुम मेरी लाइफ लेने आई हो। तब सियरा बोलती है, सॉरी लेकिन मैं इस काम के लिए नहीं आई, बल्कि तुमने मुझे समन किया है, तो क्या तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहोगे। आसान भाषा में बताओ तो तुम अपने लाइफ स्पैन के बदले एक अंडरवर्ल्ड टिकट ले सकते हो। ये सुनकर ली बोलता है, अंडरवर्ल्ड टिकट ये क्या होता है। तब सियरा बताती है, तुम इस टिकट की हेल्प से किसी भी मरे हुए इंसान की एबिलिटी पा सकते हो, जैसे लियोनार्डो दा विंची, महात्मा गांधी, हिटलर और दुनिया के टॉप लोगों की एबिलिटी। ये सुनकर ली बोलता है, मैं इसका क्या करूंगा, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो वहां से जाने लगता है। तभी सियरा बोलती है, तुम मरना चाहते हो क्योंकि तुम अपने मदर से मिलना चाहते हो, है ना। लेकिन जिससे तुम मिलना चाहते हो वो अंडरवर्ल्ड में भी नहीं है क्योंकि उसकी सोल इस दुनिया में कहीं भटक रही है और वो तुम्हें ढूंढ भी नहीं पा रही। ये कितना सैड है। ये सुनकर ली उस ग्रिम रिपर को इग्नोर करते हुए आगे जाने लगता है। ये देखकर सियरा शॉक्ड होती है कि क्या इसने मुझे इग्नोर कर दिया। अब ली घर जाते हुए गली से गुजरता है। तभी उसे गली से कुछ आवाज आती है। तब वो देखता है कुछ पुलिस एक किटन को परेशान कर रहे होते हैं। तभी वहाँ ली जाकर उनसे बोलता है कि तुम सब इसे मारने तो नहीं वाले। ये सुनकर वो पुलिस पूछती है, क्या ये कैट तुम्हारा है। तब ली बोलता है, नहीं ये मेरा तो नहीं है, लेकिन उसकी भी फैमिली है जो उसे ढूंढ रही है। फिर वो अपना फोन दिखाते हुए कहता है, इसे पुलिस और इसकी फैमिली दोनों ढूंढ रही है, तो प्लीज इसे जाने दो। ये सुनकर बुल्ली उसके पेट में एक पंच मारता है। फिर वो पीले बाल वाला बंदा जो एक बॉक्सर है उसे मारने लगता है और कुछ देर बाद वो सभी मिलकर उसे मारने के बाद उसको मजाक उड़ाने लगते हैं। इधर ली एक कोने में पड़ा होता है। अब हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें ली और उसकी मॉम को डूबते हुए दिखाया जाता है। वहाँ ऐसा लग रहा था जैसे कोई शिप डूब गई हो। तभी वहाँ हेलीकॉप्टर से अनाउंसमेंट होता है कि न्यू वेव आने वाला है, सब लोग अपना लाइफ वेस्ट को अच्छे से पहन लो। लेकिन यहाँ ली के मॉम के पास सिर्फ एक ही लाइफ जैकेट होता है जो ली को पहना देती है और उसे देखते हुए स्माइल करती है। तभी वहाँ अचानक से एक बड़ी वेव आती है जिससे उसकी मॉम डूब जाती है और ये सब देखकर ली बस चिल्लाता रह जाता है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो किटन ली की तरफ आ रही होती है। तब ली सोचता है, ये यहाँ से भाग क्यों नहीं रही, शायद इसे पता है कि मैंने इसकी हेल्प की है। फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो किटन ली की तरफ ना जाकर आगे जाती है जहाँ उस किटन की मॉम थी जिसे पुलिस ने मार दिया था। ये देखकर ली पूरा शॉक्ड हो जाता है। तभी उन पुलिस में से पीले बाल वाला बोलता है, चलो चलते हैं, देख रहे हो इवन इस बिल्ली की भी फैमिली है लेकिन इसकी नहीं है। ये सब सुनकर ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो ग्रीम रिपर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है, जिससे ग्रीम रिपर यानी सियरा कहती है, बहुत बढ़िया। अब इधर ली खड़े होते हुए उन पुलिस को बोलता है, ओए तुम सब कहाँ जा रहे हो, तुम्हें क्या लगता है अब तुम यहाँ से बचकर जा सकते हो। इधर वो पुलिस ली को बॉक्सिंग पोज में देखकर हंसने लगते हैं और कहती है, देख रहे हो ये तुम्हें कॉपी कर रहा है। लेकिन पीले बाल वाला उसे इस पोज में देखकर थोड़ा शॉक्ड होता है। तभी उसके बाकी साथी उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर पीले बाल वाला उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकते। अब इधर वो दोनों पुलिस ली के ऊपर एक के बाद एक पंचे चलाते हैं, लेकिन ली उन सारे पंचेस को बड़े ही आराम से डॉच कर लेता है। इधर ये सब देखकर वो पीले बाल वाला सोचता है, ये तो कोई स्किल फाइटर की तरह लड़ रहा है। जब वो पुलिस उसे मारते मारते थक जाते हैं तब वो अपने दोस्त से बोलता है, मेरा एक भी पंच से क्यों नहीं लग रहा। तब पीले बाल वाला उसे मारकर साइड करते हुए बोलता है, वो तेरे लेवल का नहीं है। फिर वो ली के पास आकर बोलता है, तू क्या अपने स्किल्स को अभी तक छुपा रहा था, मुझे नहीं पता तूने कहाँ से सीखा है। लेकिन तभी ली बोलता है, कल 7 बजे हानसुंग जिम में मिलते हैं, वहाँ तेरा और मेरा फाइट होगा, वो भी रूल्स के साथ। और वहाँ
हाँ मैं तेरा मौत बनूंगा। तभी अचानक से वो बुली ली के फेस पर पंच चलाते हुए सोचता है इस पंच को खुद मोहम्मद अली भी नहीं रोक सकते, लेकिन ली उसके पंच को डॉच करते हुए उल्टा उसके फेस पर एक पंच मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। इधर उस बुली के दोस्त सोचते हैं इवन एक बॉक्सिंग चैंपियन भी इससे हार गया। अब हमें दिखाया जाता है ली के अंदर वन एंड ओनली मोहम्मद अली का सोल आ गया था, जो इंडिया के टॉप बॉक्सर थे जिन्हें द किंग ऑफ बॉक्सिंग भी कहते हैं। तभी वहाँ सियरा आकर बोलती है तो अब बताओ अंडरवर्ल्ड टिकट यूज करके कैसा लग रहा है। ये सुनकर ली बोलता है ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले ये बताओ मैं अपनी मदर को कैसे ढूंढूं। तब सियरा बोलती है ओह तो तुम्हारा पर्पस ये है, उसके लिए तुम्हें किसी ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जो स्पिरिट देख सके। अगर कोई अंडरवर्ल्ड टिकट यूजर जैसे तुम किसी ऐसे पर्सन को ढूंढ ले जो स्पिरिट देख सकता है तब तुम अपनी मदर को देख सकते हो। ये सुनने के बाद ली अंडरवर्ल्ड टिकट को यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। तब सियरा उसे बताती है जब तुम टिकट के पावर को यूज करोगे तब वो 1 घंटे तक टिकेगा और इसके बदले तुम्हारे लाइफ स्पैन का 1 साल कम हो जाएगा। वेल नॉर्मली ह्यूमन 70 से 100 साल जी सकते हैं और अगर तुम 20 से 30 टिकट यूज करोगे तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। और तुम्हारे पास कोई सेकंड चांस नहीं है, इसलिए सोच समझ के बताओ तुम कितने समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे। ये सब सुनकर ली बोलता है 1 साल। अब सियरा बोलती है 1 साल बस, क्या तुमने मेरी बात ढंग से सुनी भी। तब ली इवल फेस बनाते हुए बोलता है एक काम करो मेरा सब कुछ ले लो बस मुझे 1 साल दे दो। ये सुनकर सियरा खुश होते हुए पैक्ट साइन कर लेती है और ये सीन यही कट होता है। अब हमें ली को घर पर दिखाया जाता है जहाँ वो अंडरवर्ल्ड टिकट को देख कर सोच रहा था ये तो सच में रियल है। और अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सियरा उससे पूछती है बताओ अभी तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तब ली बोलता है तुम्हारा मतलब अभी मेरे अंदर मोहम्मद अली का सोल है। तब सियरा हाँ में जवाब देती है। फिर ली बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई और हूँ, मुझे अपने अंदर एक अलग सी पावर फील हो रही है। ये सुनकर सियरा एक गेट ओपन करते हुए बोलती है ऐसा है तो मैं तुम्हें बताती हूँ ये काम कैसे करता है। ये है हेवन गेट, इसके अंदर दुनिया के सारे सोल है और इस टिकट की हेल्प से तुम इनकी पावर यूज कर सकते हो और इसका एवरेज टाइम लिमिट है 1 घंटा। ये सुनकर ली उससे पूछता है अगर मैं इस टिकट को फाड़ दूंगा तब यूज कर सकता हूँ। तब सियरा हाँ में जवाब देती है। फिर सियरा बोलती है मेरे पास फिलहाल अभी एक टिकट है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ, बाकी के मैं अंडरवर्ल्ड से आने के बाद दूंगी। ये सुनकर ली उससे पूछता है फिर तुम कब आओगी। तब सियरन सोचते हुए बोलती है मुझे आने में टाइम लगेगा, उसके बाद मैं तुम्हें 100 टिकट दे दूंगी। और फिर वो उसे एक लॉकेट देते हुए बोलती है ये तुम रख लो, जब जब तुम्हारे मॉम की सोल आसपास रहेगी ये चमकने लगेगा। ये सुनकर ली बोलता है लेकिन जब मैं उन्हें देख ही नहीं सकता तब इसका क्या फायदा। तब सियरा बोलती है अगर तुम उस पर्सन को ढूंढ लो जो स्पिरिट देख सकता है और तुम उसके साथ फिजिकल कॉन्टेक्ट में रहोगे तो तुम भी अपनी मॉम को देख सकते हो। फिर वो जाते हुए कहती है बाकी की इंपॉर्टेंट चीजें मैं तुम्हें बाद में आके बताऊंगी। तब ली उससे पूछता है लेकिन मैं उस पर्सन को कैसे ढूंढूं। तब सियरा उसे जवाब देते हुए बोलती है वो पर्सन तुमसे ज्यादा दूर नहीं है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। इधर नीम उस लॉकेट को पहनते हुए सोचता है वो पर्सन मेरे आसपास ही है, यानी मेरे स्कूल में ही पढ़ता होगा। अब हमें ली को स्कूल जाते हुए दिखाया जाता है जहाँ वो जैसी क्लास में एंटर करता है बच्चे उसके बारे में बात करने लगते हैं, लेकिन ली फुल सिग्मा मोड में उन्हें इग्नोर करते हुए अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है जहाँ वो देखता है पुलिस ने मार्कर से उसके डेस्क पर बुरा भला लिख दिया होता है, लेकिन ली इसे भी इग्नोर करके सीट पर बैठ जाता है। तभी उसे डेस्क के नीचे से एक बुक मिलती है जो पूरी इंक से भरी हुई होती है। तब ली उसे उठाकर डस्टबिन में डालते हुए सोचता है आखिर ये नौसिखिए अपने आप को समझते क्या है, इन्हें दूसरों को परेशान करके क्या मिलता है। और ये सीन यही कट होता है और अब हमें लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ ली आराम से बैठकर बुक पढ़ रहा होता है और दूसरी तरफ ये पीले बाल वाला नानचाकू चला रहा होता है। ये देखकर उसका दोस्त उससे पूछता है ये तुम क्या कर रहे हो। तब वो बोलता है मैं इसे आजकल सीख रहा हूँ, इसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता। ये सुनकर उसका साथी उसे भी सिखाने के लिए बोलता है। तब वो पीले बाल वाला ली की तरफ बढ़ते हुए बोलता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। फिर वो अचानक से जाकर ली के पीठ पर एक जोर से नानचाकू मारते हुए बोलता है तुझे थोड़ा लोगों से बात करना चाहिए, क्या तुझे ये किसी ने नहीं सिखाया। ओ याद आया तेरी तो माँ नहीं है। ये सुनकर ली गुस्से में बोलता है ओए शांति से बैठ जा या फिर कुत्ते की तरह पिटकर मानेगा। उसकी बातें सुनकर क्लास के सभी बच्चे शॉक्ड होते हैं। तभी वो पीले बाल वाला ली के पेट में एक जोर का लात मारता है जिसे ली दूर जाकर गिरता है। फिर ली उस अंडरवर्ल्ड टिकट का यूज करने के बारे में सोचता है लेकिन नहीं करता क्योंकि उसे पता है वो अभी उसके पास एक ही है और उसे ये भी नहीं पता कि सियरा अब कब वापस आएगी। ये सब सोचकर वो बुली से माफी मांगता है और बोलता है मैं थोड़ा नींद में था इसलिए मेरे मुंह से कुछ निकल गया, नेक्स्ट टाइम मैं केयरफुल रहूंगा। उसकी बातें सुनकर वहाँ के बाकी पुलिस हंसने लगते हैं। फिर वो पीले बाल वाला बोलता है मैं तुझे इस बार छोड़ रहा हूँ लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। अब हमें क्लास में ली को सोचते हुए दिखाया जाता है जहाँ उसी पर्सन के बारे में सोच रहा था जो स्पिरिट देख सकता है। वो सोचता है अगर वो मेरे आसपास भी है लेकिन मैं उसे पहचानूं कैसे, क्या मैं स्कूल के हर बच्चे को टच करके देखूं। नहीं मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, अब मुझे उसे ढूंढना ही होगा। फिर वो क्लास से निकलकर कॉरिडोर में बच्चों को देखने लगता है। फिर वो एक लड़की को देखकर सोचता है कहीं ये वो तो नहीं। फिर वो उसके पास जाकर बोलता है हेलो आजकल मैं हस्तरेखा पढ़ना सीख रहा हूँ तो क्या मैं तुम्हारा पढ़कर बताऊं। ये सुनकर उस लड़की को थोड़ा अजीब लगता है लेकिन वो उसे अपना हाथ दे देती है जिसे पकड़ने के बाद ली इधर उधर देखने लगता है लेकिन उसे एक भी स्पिरिट नहीं दिखता। इधर वो लड़की सोच रही थी मुझे पता है ये झूठ बोल रहा है लेकिन ये क्यूट भी है। तभी ली उसका हाथ छोड़कर वहाँ से चलते बनता है पर सोचता है ये वो नहीं है। इधर वो लड़की बोलती रह जाती है तुमने तो बोला था कि तुम मेरा तकदीर बताने वाले हो। और ये सीन यहीं कट होता है। अब हमें ली को स्कूल से घर जाते हुए दिखाया जाता है जहाँ वो बार बार यही सोच रहा था कि आखिर मैं उस इंसान को ढूंढूं कैसे। रोज रोज बच्चों का अप्रोच करना बहुत ही मुश्किल काम है। स्कूल
स्कूल में लगभग 1500 बच्चे हैं। इस हिसाब से मुझे उसे ढूंढने में पूरा 1 महीना लग जाएगा और मेरे पास अभी एक ही टिकट है जिसका मैं फालतू की लड़ाई में यूज नहीं कर सकता। अब ली घर जा ही रहा होता है, तभी उसे गली में कुछ पुलिस दिखते हैं जो एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। उन्हें देख कर ली सोचता है ये तो मेरी क्लास के नौसिखिए बच्चे हैं। फिर वो सोचता है ये बंदे लड़कियों से भी पैसे छीनते हैं, नहीं मैं इस फालतू की लड़ाई में फंस नहीं सकता। फिर वो वहाँ से जाने लगता है, तभी उसकी क्लास का एक बुली पीछे से आकर बोलता है ये तुम ही हो, मुझे पता था। फिर वो उसे पकड़ कर गली में ले जाता है जहाँ बहुत से पुलिस होते हैं। वो पुलिस उसे देख कर बोलते हैं ओए तू गूंगा है क्या, आज जो तूने सुबह बोला था एक बार फिर से बोलियो। इधर ली उन्हें देख कर सोचता है अगर मेरे पास ज्यादा टिकट होते तो मैं इनकी औकात दिखा देता। तभी उनमें से एक बुली ली का पेन निकाल देता है जिससे सब हंसने लगते हैं। इससे ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो टिकट निकालने ही वाला होता है। तभी वो पीले बाल वाला उससे पूछता है ओए तू अपने अंदर के एक्सप्रेशन को शो क्यों नहीं करता। तब ली बोलता है क्योंकि मैंने इसे अपने मॉम के लिए बचा कर रखा है। ये सुनकर वो बोली ली को एक चाटा मारता है और उसे लात से मारने लगता है, लेकिन ली अभी भी ना तो रोता है और ना ही चिल्लाता है। ये देखकर पीले बाल वाले को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो अपने दोस्त से नानचाकू मांगता है और फिर वो उसे नानचाकू से मारने लगता है। इधर ली इतना पिटने के बाद भी अपने एक्सप्रेशन शो नहीं करता और सोचता है ये सब मुझे परेशान इसलिए करते हैं क्योंकि इनका मूड अच्छा नहीं होता और ये अपने टाइम पास के लिए मुझे बुली करते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट माई फीलिंग्स। फिर वो टिकट का यूज करते करते रुक जाता है और अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और सोचता है नहीं मैं थोड़ा और सह सकता हूँ, यार ये क्या ही बंदा है। फिर वो बोली उसे मारते मारते थक जाता है और बोलता है मेरा हो गया अब चल निकल यहाँ से। तब ली वहाँ से उठकर जाने लगता है। तभी एक बुली की नजर ली के गले में एक लॉकेट पे पड़ती है जो उसे खींचते हुए बोलता है अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, इससे काम बन जाएगा। और फिर वो उसे देखते हुए बोलता है ये तो सिर्फ एक कबाड़ है। तब ली बोलता है हाँ ये सिर्फ एक कबाड़ है, क्या तुम मुझे वापस दे सकते हो। तब वो बुली बोलता है अगर मैं इतनी आसानी से दे दूंगा तो मजा नहीं आएगा। फिर वो एक एक्सपायर्ड ड्रिंक लाकर उसमें सिगरेट डाल देता है और उसे ली को पीने को बोलता है। ये देख कर ली उसे चुपचाप पी लेता है और फिर वो उससे अपना लॉकेट मांगने लगता है, लेकिन वो बुली उस लॉकेट को जमीन पर फेंकते हुए उसे कुचलने लगता है और उसे तोड़ देता है। ये देख कर ली बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और फिर वो अचानक से उस टिकट को यूज करते हुए बुली को एक कराटे चॉप मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। ये सब देखकर बाकी के बुली शॉक्ड होते हैं और उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी ली उस नानचाकू को उठाकर प्रोफेशनल तरीके से घुमाते हुए उन्हें चैलेंज करता है। अब हमें दिखाया जाता है ली के अंदर वन एंड ओनली ब्रूस ली का सोल आ गया। ये सब देखकर पुलिस चिल्लाते ली क्या तू पागल हो गया है, तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे मारने की। दूसरी तरफ ली फुल फाइटिंग पोज में था। फिर वो बोलता है मैं अपनी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट काम करने वाला था तुम्हारे मुंह लगने के अलावा, मगर अब लगता है मुझे तुम्हें जान से मारना होगा। ये सुनकर सभी पुलिस वहाँ हंसने लगते हैं। तब पीले बाल वाला कहता है मैं तुझे एक बार कुत्ते की तरह धो चुका हूँ और तू फिर से बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। फिर वो अपने साथियों को उसे मारने भेजता है, मगर ये बात उन्हें कौन बताए कि ये पहले वाला ली नहीं है बल्कि ब्रूस ली है। इधर ली एक एक करके सभी को कुत्ते की तरह धोए जा रहा था। ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। इधर ली एक बार में 2 से 3 बंदों को एक साथ निपटा रहा था। तभी उसके पास 2 पुलिस मारने के लिए एक साथ मिलकर आते हैं, मगर ली एक बच्चे को शील्ड की तरह यूज करते हुए उसे निपटा देता है। और तभी अचानक से पीले बाल वाला पीछे से हमला करता है। ये देखकर ली उसे पहले तो एक लात मारता है और उसके बाद फेस पर पंच मारने के बाद उसे एक के बाद एक मारने लगता है। और ये सब देखकर वहाँ खड़ी लड़कियां शॉक्ड हो जाती है। और लास्ट में हमारा मेन कैरेक्टर ली ब्रूस ली का सबसे फेमस मूव यूज करते हुए उसे काम तमाम कर देता है और तभी उसके अंदर से ब्रूस ली की सोल निकल जाती है। उसके बाद ली उस पीले बाल वाले के पास जाते हुए बोलता है मैंने तुझे पहले ही वार्न किया था, अगर अगली बार मैंने तुझे किसी से पैसे छीनते हुए या फिर उसे परेशान करते हुए देख लिया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा और तेरा हर एक बॉडी पार्ट अलग अलग हिस्सों में कर दूंगा। ये बात अपने दिमाग में घुसा ले, तुझे अब पता चल गया होगा अभी तेरा ओके में जवाब देना ही सही रहेगा। क्या तू अभी भी जवाब नहीं देगा। और जब वो जवाब नहीं देता तब ली उसके मुंह में हाथ डालकर उसका पूरा जबड़ा तोड़ने लगता है। ये देखकर वो बोली ओके में जवाब देता है। ये सुनकर वो उसे छोड़ देता है। तभी उसकी नजर उन दोनों लड़कियों पे पड़ती है जो वहाँ से भाग जाती है। फिर वो अपने टिकट को देखने लगता है और वो सोचता है जब अब मैंने सभी को धो दिया तो मुझे अच्छा फील हो रहा है, क्या इसे सेटिस्फेक्शन कहते हैं। फिर वो अफसोस करते हुए कहता है ये सेटिस्फेक्शन अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, डैम मैं अपने आप को कंट्रोल तक नहीं कर पाया, मुझे तो अभी ये भी नहीं पता बाकी के टिकट्स कब मिलेंगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसकी नजर उस लड़की पर पड़ती है जिससे सभी पुलिस पैसे छीन रहे थे। फिर वो उससे पूछता है आखिर वो क्या कर रही है। तब वो एक रिंग दिखाते हुए बताती है मैं इसे ढूंढ रही थी, ये बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए और अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो बहुत ही बुरा हो सकता था, अभी तो मुझे अर्जेंट काम है इसलिए मैं जा रही हूँ, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड दूंगी। ये सुनकर ली सोचता है स्पेशल रिंग। फिर वो उसे देखते हुए सोचता है कहीं ये वो तो नहीं तो स्पिरिट देख सकती है। इधर वो लड़की कोई मंत्र पढ़ते हुए कहती है मैं जल्दी आ रही हूँ। फिर ली उसके पीछे जाता है, मगर वो टैक्सी में बैठ कर जा चुकी थी। उसे देखते हुए ली की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। फिर वो कहता है जो लड़की स्पिरिट देख सकती है उसे मैंने ढूंढ लिया। अब हमें ली को घर पर दिखाया जाता है जहाँ वो याद करता है जैसे ही ये बात सियरन को पता चला था मैंने वो नेकलेस तोड़ दिया। तब वो कहती है वो मुझे दे दो, मैं इसे ठीक कर देती हूँ। ये सुनकर ली को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। फिर सियरा उसे रिंग और 100 टिकट दे देती है और ये बातें याद करते हुए ली उस नेकलेस को अपने गले में डाल लेता है और कहता है उसने मेरी उम्मीद से पहले वो टिकट दे दी है, अब मुझे यहाँ से चलना
निकलना चाहिए, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगा। फिर वो भागते हुए जा रहा था, तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है जिसने अभी अभी आइसक्रीम खरीदा था और वो आइसक्रीम नीचे गिर जाता है। फिर ली उस लड़की को सॉरी बोलता है क्योंकि वो गलती से उसे टकरा गया था, और फिर वो उसे कुछ पैसे देते हुए कुछ खरीदने के लिए कहता है क्योंकि उसे अर्जेंटली कहीं जाना था। ये सुनकर वो लड़की चिल्लाते हुए बोलती है, ओए रुक, मैं तुझे जानती भी नहीं हूँ। फिर वो अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, शिट, मैंने कुछ ज्यादा ही तेज बोल दिया। जब मैं बाहर रहती हूँ तब मुझे इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और ये सीन यही कट होता है। अब हमें ली को उसी लड़की के पास दिखाया जाता है जो स्पिरिट देख सकती है। वो ली की पूरी बात सुनने के बाद कहती है कि तुम्हारी मॉम मर चुकी है और तुम उन्हें लास्ट टाइम देखना चाहते हो, इसलिए तुम मेरे से मिलना चाहते थे। ये सुनकर ली हाँ में जवाब देता है। तब वो लड़की स्माइल करते हुए कहती है, तुमने सही बोला, मैं स्पिरिट को देख सकती हूँ। अगर तुम सही में अपनी मॉम को ढूंढना चाहते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। ये सुनकर ली खुश होते हुए कहता है, सही में तुम स्पिरिट देख सकती हो? तब वो लड़की हंसते हुए बोलती है, तुम कितने क्यूट हो, पहले तुम इस रिंग की तरफ देखो, इस रिंग में टेलीकिनेसिस की पावर है। जब मैं इसे पहनती हूँ तब मैं स्पिरिट के प्रेजेंस को अच्छे से फील कर सकती हूँ। ये सुनकर ली हल्का कंफ्यूज होता है। तभी वो लड़की स्पून उठाकर उसे मार देती है और ये सब नजारा वो आइसक्रीम वाली लड़की देख रही होती है। फिर ली उससे पूछता है, आखिर वो क्या कर रही है? तब वो लड़की कहती है, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, तुम्हारे ऊपर एक 300 साल पुराना स्पिरिट अटैच होने की कोशिश कर रहा था। अगर वो ऐसा करने में सफल होता तो तुम्हें कुछ दिनों के लिए सफर करना पड़ता। ये सब देखकर आइसक्रीम वाली लड़की सोचती है, ऐसा लग रहा है जैसे वो रिजेक्ट हो गया है। इधर ली उसे थैंक्स कह रहा था उसे स्पिरिट से बचाने के लिए। तब वो लड़की कहती है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, इसलिए तुम्हें थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। ये काम मेरी फैमिली जनरेशन से करती आ रही है। मैं दिन में तो स्कूल में होती हूँ लेकिन रात में क्लाइंट से डील करती हूँ, लेकिन तुम इस पैसा लो, इसलिए मैं तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर ली उसे थैंक्स कहते हुए उसकी मदद करने के लिए बोलता है। फिर वो लड़की बोलती है, मैंने सुना है इस एरिया में चॉकलेट और ऑरेंज परफेक्ट काफी अच्छा टेस्ट करता है। ये सुनकर ली उसके लिए परफेक्ट खरीदने चला आता है और सोचता है इसे कीमत $200 है। आखिर मैं सोच रहा हूँ स्पिरिट कैसे दिखते होंगे। सियारा ने कहा था मैं स्पिरिट देख सकता हूँ, अगर मैंने उसके साथ फिजिकल कॉन्टेक्ट बनाए तो क्या मुझे ट्राई करना चाहिए? नहीं नहीं, वो मुझे एक पावर समझेगी अगर मैंने उसे टच करने की कोशिश किया तो, इसीलिए यही अच्छा हुआ कि मैं उसे परेशान ना करूं। और जब वो वापस आकर देखता है तब वो लड़की वहाँ पर नहीं होती, और जब वो रोड के साइड देखता है तब वो देखता है तब उस लड़की का कोई पीछा कर रहा होता है। ये देखकर वो सोचता है आखिर उसका पीछा कोई क्यों करेगा, क्या वो खतरे में है और मुझे उसके पीछे जाना ही होगा। और उन दोनों का पीछा करने के चक्कर में वो वापस से आइसक्रीम वाली लड़की से टकरा जाता है और इस बार उसका कैट फूड गिरा देता है। ये देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इधर ली भीड़ से निकलते हुए आगे बढ़ रहा था, वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं इसलिए वो जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करता है ताकि वो उसे ढूंढ सके। तभी उसकी नजर टिकट पर पड़ती है। उसे देखकर वो उसे यूज करने के बारे में सोचता है। इस बार वो सिल्वियो कार्टर के स्पिरिट को बुलाता है जो कि एक लॉन्ग जंप एथलीट है। उसके बाद वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर कूदते हुए उस लड़की को ढूंढने लगता है। तभी उसे वो लड़की दिख जाती है। उसे देखकर वो उस बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। इधर वही आइसक्रीम वाली लड़की कैट के लिए कैट हाउस बना रही थी। तभी उसी घर पर ली की एंट्री होती है। फिर वो उसे देखकर कहता है, ये क्या है, ये कोई कूड़ा है क्या इसे किसी छोटे बच्चे ने बनाया है? ये सुनकर वो लड़की गुस्से में बोलती है, ओए तू करना क्या चाहता है? ये सुनकर वो हल्का डरते हुए बोलता है, क्या ये तुम्हारा था? मैं इसे इसके ओरिजिनल फॉर्म में ला देता हूँ। ये सुनकर वो लड़की बोलती है, वो सब तो ठीक है मगर तू मेरे से इतना इनफॉर्मल होकर बात क्यों कर रहा है? तब ली बोलता है, तुमने ही तो स्टार्ट किया था। फिर वो सोचता है शायद वही है जिससे मैं पहली बार टकरा गया था, मगर मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। आखिर मैंने यहाँ लैंड किया ही क्यों, मुझे कहीं और करना चाहिए था। फिर वो उसे हल्का ठीक करते हुए कहता है, देखो ये ठीक हो गया। तब वो लड़की कहती है, ये किसी कूड़े से कम नहीं लग रहा, मेरा वाला काफी अच्छा दिख रहा था। फिर ली बोलता है, आखिर तुम क्या बात कर रही हो, वो स्टार्टिंग से ही ऐसा दिख रहा था। ये सुनकर वो लड़की उसे सिर पर मारती है और फिर वो किसी से बात करने लगती है कि तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो इसलिए चुप हो जाओ। ये सब देख कर ली सोचता है, ये किससे बात कर रही है, मुझे तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। फिर वो सोचता है मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। तब वो पैसे निकालते हुए बोलता है, मैं बहुत ही बिजी हूँ इसलिए मैं तुम्हें उस बॉक्स के बदले पे कर देता हूँ। वो लड़की बोलती है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुम हर बार मेरा काम खराब करने के बाद यहाँ से निकलने की कोशिश करते हो। ये सुनकर ली बोलता है, क्योंकि मुझे अभी किसी की तलाश है। ये सुनकर वो लड़की बोलती है, क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें ऐसे ही बड़ा किया है? दूसरों पर हंसना अच्छी बात नहीं होती। ये सुनकर ली गुस्सा होते हुए कहता है, ऐसा नहीं है, और हाँ मुझे किसी ने भी नहीं सिखाया कि कैसे बिहेव करते हैं। अब मैं क्या करूँगी, पहले से कूड़ा दिख रहा है और हाँ मेरे पास इससे भी इम्पोर्टेंट काम करने के लिए है। सही में मैं ही पागल हूँ जो तुम्हारे जैसे अजीब इंसान से बात कर रहा हूँ। ये सुनकर वो लड़की भी गुस्सा होकर उसे चुप होने के लिए कहती है, मगर ली शांत नहीं होता और उसे कुछ देर सुनाने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। और वो आगे जाकर सोचता है, कहीं मैंने उस पर ज्यादा तो नहीं चिल्ला दिया, अब मेरा दिमाग और ज्यादा खराब हो गया है। तभी उसे याद आता है कि उसे उस लड़की को ढूंढना है जो स्पिरिट देख सकती है। तभी एक आदमी उसे कंधे पर हाथ रखता है और ये कोई नहीं बल्कि वही आदमी होता है जो उस लड़की का पीछा कर रहा था। फिर वो आदमी बोलता है, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो चुपचाप मुझे बता दो कि तुम्हारा उस स्कैमर के साथ क्या रिलेशन है। इधर ली को कुछ भी समझ नहीं आता। तब वो आदमी कहता है, तुम उसके साथ थे और तुम्हें ये भी नहीं पता कि ये एक स्कैमर है, इसने तुम्हें भी कुछ बोला होगा कि ये स्पिरिट देख सकती है। ये सुनकर ली शॉक्ड होते हुए कहता है, इसका क्या मतलब कि ये स्पिरिट नहीं देख सकती और ये दूसरों को ऐसा बोलकर स्कैम करती है। फिर वो आदमी कहता है, तुम्हारे एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें भी उसने स्कैम किया है, इसलिए मैं तुम्हें जाने देता हूँ। फिर वो अपने वाइफ के साथ जाते हुए कहता है, देखा तुमने, उसने सिर्फ मुझे स्कैम नहीं किया बल्कि मेरे जैसे
जैसे और भी लोग हैं। इधर ली अभी वहाँ पर खड़े हुए अपने आप को ब्लेम कर रहा था। अगर मैंने उसे टच किया होता तो मुझे पता चल जाता, लेकिन मैं ही गवार हूँ जो मैंने अपना लाइफ टाइम उस दाव पर लगा दिया। मैं फिर से वापस वहीं पर आ गया हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, और मेरा एक टिकट भी खत्म हो गया। फिर वो वहाँ बैठकर उदास होने लगता है। तभी वो आइसक्रीम गर्ल को देखता है जो बोल रही थी, तुम सब इंटरफेयर मत करना, मैं उस लड़के को अगली बार सबक सिखाऊंगी। ये देखकर वो सोचता है, एक मिनट, अगर ये कोई पागल इंसान नहीं है जो अपने आप से बात करती है, ये मत बोलना कि ये लड़की स्पिरिट देख सकती है। फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और कहता है, मैंने उसे ढूंढ लिया जो स्पिरिट देख सकती है। और लड़की का हाथ पकड़ा था, वैसे ही उसे स्पिरिट देखने लगते हैं, जिससे वो समझ जाता है ये लड़की स्पिरिट देख सकती है। अब आगे अभी भी ली बहुत ज्यादा शॉक था। फिर वो लड़की पूछती है, ये तुम क्या कर रहे हो? ये सुनकर ली अपना हाथ हटाते हुए उसे सॉरी बोलने लगता है। तब लड़की कहती है, अभी वो मजाक के मूड में नहीं है, अगर उसे टाइम पास ही करना है तो किसी और के साथ जाकर करे, नहीं तो इस बार बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने वाली है। अब ये बताओ तुम्हें क्या बोलना है? उसकी बातें सुनकर ली सोचता है, क्या ये मेरे ऊपर गुस्सा है? ये शायद गुस्सा होगी क्योंकि मैंने अचानक से उसका हाथ पकड़ लिया था। फिर ली उसे बताता है कि उसे पता है कि तुम स्पिरिट देख सकती हो। ये सुनकर वो हैरान होते हुए अपना फेस कवर करने लगती है। फिर वो कहती है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? कहीं तुम दिन में कोई सपना तो नहीं देख रहे? फिर वो फ्लैशबैक याद करने लगती है, कैसे बच्चे उसके बारे में बातें करते थे कि वो स्पिरिट को देख सकती है। पता नहीं हमेशा ये किससे बातें करते रहती है। मुझे लगता है वो एक पागल है। जब तुम उसे देखोगे तो तुम भी डर जाओगे। जब भी वो मेरी मॉम के पास जाती है तब तक वो बीमार पड़ जाती है, उसे तो मेंटल हॉस्पिटल में रहना चाहिए। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ ली उसे रोकते हुए पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? तब वो गुस्सा होते हुए कहती है, मैं स्पिरिट नहीं देख सकती, तुमने कुछ देर पहले बोला था कि मैं एक पागल हूँ। ये सुनकर ली याद करता है कि उसने कुछ देर पहले उसे पागल बोला था। तब वो लड़की जाते हुए कहती है, मुझे पागल बोलने वाले लोगों से सख्त नफरत है, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। तब ली उसे समझाते हुए कहता है, मुझे पता है अभी कुछ देर पहले जो मैंने किया है उसमें मेरी गलती है, मगर मुझे सही में तुमसे बात करनी है। ये सुनकर लड़की चिल्लाते हुए कहती है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं देख सकती, इसलिए तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तभी उसकी नजर कुछ बॉडीगार्ड टाइप इंसान पर पड़ती है, जिसे देखकर वो छिपते हुए ली से कहती है, प्लीज कुछ देर तक मुझे उन लोगों से छुपा लो। और कुछ देर बाद ली सोचता है, वो सभी बहुत ही देर पहले यहाँ से चले गए, फिर यहाँ से हिल क्यों नहीं रही और अब ये कहाँ जा रही है? तभी एक लड़का उसी साइड से भूत चिल्लाते हुए भागता है। तब ली पूछता है, क्या तुम उसी साइड जा रही हो? इधर वो लड़की सोच रही थी, अभी कुछ देर पहले ही मैंने इसे हेल्प करने के लिए कहा था, अब मैं इसे जाने के लिए कैसे बोलूं? इधर ली उसका पीछा करता है। फिर वो एक जगह पहुंचकर सोचता है, वो बच्चा कह रहा था उसने यहाँ भूत देखा है, ये जगह तो सही में बहुत ही क्रीपी लग रही है। फिर ली नोटिस करता है वो लड़की वापस एक बॉक्स से घर बना रही है। तब वो लड़की कहती है, अगर तुम यहाँ सिर्फ खड़े होकर देखने वाले हो तो शांति से देखो, और अगर इंटरफेयर करने वाले हो तो इसके बारे में सोचना भी मत। ये सुनकर ली घबराते हुए ओके बोलता है। फिर वो देखता है वो शायद वहाँ पर कैट के लिए प्रेयर कर रही है। तब वो पूछता है, क्या ये एक बॉक्स और टूना फिश है? तब वो लड़की हाँ में जवाब देती है। ये सुनकर ली सोचता है, क्या ये अभी भी मेरे से नाराज है? इधर वो लड़की सोच रही थी, आखिर इस स्पिरिट को शांति क्यों नहीं मिल रही? फिर ली बताता है, कैट्स को ग्रास के साथ खेलना पसंद होता है, मैंने अभी सर्च किया है कि कैट्स को क्या करना पसंद है, मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, अगर इससे बात नहीं बन रहा तो तुम प्लास्टिक बैग का यूज करो, कैट्स को प्लास्टिक बैग का साउंड पसंद होता है। ये सुनकर वो प्लास्टिक का यूज करती है। फिर ली उसे बताता है कि कैट्स को लीव्स भी पसंद होता है, क्या मैं खरीद के ले आऊँ? वैसे क्या अभी भी उसे शांति नहीं मिली? फिर वो सोचता है, क्यों ना मैं इसे टच करके खुद स्पिरिट देख लूं, इससे शायद मुझे समझ आ जाएगा कि वो क्या चाहती है। तभी वो अपना कैप हटाती है। तब ली उसके हेयर्स पकड़ लेता है। जहाँ वो नोटिस करता है उसके सामने एक भयानक सा मॉन्स्टर खड़ा होता है। ये देखकर तो डर ही जाता है। फिर वो उस लड़की को उस मॉन्स्टर के पास जाने से रोकता है क्योंकि वो स्पिरिट उसी तरफ बढ़े जा रहा था। तब वो लड़की उस स्पिरिट के पास जाते हुए बताती है कि सभी स्पिरिट दूर से भयानक दिखती है मगर वो होती नहीं है। फिर वो पूछती है, क्या तुम एक कैट हो जिसके ऑनर ने उसे छोड़ दिया? ऐसा लग रहा है तुम इंसानों से नफरत करते हो, इसलिए मैं जैसे ही पास आई तुम एग्रेसिव हो गए। फिर वो एक बकेट से कैट को निकालते हुए गुस्सा होती है कि आखिर किसने इसे पेंट बकेट में डाला है। ये देखकर ली उसे साफ करने के लिए पानी लेने चला जाता है। फिर वो बताती है कि वो कैट स्पिरिट इस किटन की वजह से गुस्सा थी। तभी वो नोटिस करती है कुछ बॉयज आपस में बहस कर रहे हैं। तब एक लड़का गुस्सा होते हुए कहता है, क्या तुमने उस कैट को एक बेट की तरह यूज किया उसे पकड़ने के लिए और फिर भी उसे पकड़ नहीं पाए? क्या तुम सबके दिमाग में कचरा भरा हुआ है? क्या मैं तुम सबको भी पेंट में डुबा दूं जैसे मैंने उस कैट के साथ किया था? ये सुनकर सभी बॉयज उससे माफी मांगने लगते हैं। तभी वहाँ वही लड़की आते हुए पूछती है, क्या तुम वही इंसान हो जिसने उस कैट को पेंट में डाला था? तब वो लड़का उसके पास जाते हुए कहता है, बच्ची तुम गलत जगह पर आई हो, क्यों ना तुम कहीं और जाकर खेलो। ये सुनकर वो चिल्लाते हुए कहती है, मेरे क्वेश्चंस को डॉज मत करो, क्या तुम्हें पता भी है उस किटन की मॉम कैसी दिखती है और वो भी कितने गुस्से में है? ये सुनकर वो हंसते हुए बोलते हैं, वो कैट कितनी क्यूट थी, मैंने उसे पेंट में डाला था। तभी वो लड़की उसे चाटा मारते हुए बोलती है, हंसो मत, तुम्हें पता भी है उसकी मॉम अभी कितने गुस्से में है, अभी की अभी उससे माफी मांगो। तब वो लड़का उसके पास आकर डराते हुए बोलता है, क्या बोला तुमने? तब वो लड़की उसे एक और चाटा मारते हुए कहती है, ओए बहरा है क्या जो एक बार में सुनाई नहीं दे रहा? अभी के अभी जाकर उससे माफी मांगो, अगर नहीं मांगोगे तो मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी माफी मांगने के लिए। ये सुनकर वो लड़का उसका हुडी पकड़ते हुए बोलता है, तुम इतनी बोल्ड क्यों बन रही हो, मैं आखिर माफी क्यों मांगू? फिर वो उसे मारने के लिए हाथ आगे करता है। तभी वहाँ ली आकर उससे पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो, उसे जाने दो। तभी उसके साथी चिल्लाते हुए बोलते हैं, यही वो लड़का है जिसे हम पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और इसी ने हमें मारा है। फिर वो आदमी कहता है, क्या इसकी वजह से तुम सब परेशान थे? चोई तुमने तो बॉक्सिंग में सीख रखा है,
फिर भी तुम इससे पिट कर आ गए। अब चॉय बताता है कि ये खुद एक बॉक्सर है, इसलिए मैं इससे पिट गया। फिर उसका लीडर आगे बढ़ते हुए कहता है चुप हो जाओ, मैं इसे मारने का पहले ही प्लान बना चुका हूँ। तब ली अपना टिकट निकालते हुए कहता है अब मैं तुम सबको सबक सिखाऊंगा, मगर उसके पॉकेट में एक भी टिकट नहीं मिलता। तब वो पैनिक करते हुए सोचने लगता है कि आखिर मेरे टिकट्स कहाँ गए। फिर उनका लीडर कुत्तों की तरह उसे मारते हुए बोलता है जब तुझे लड़ना नहीं आता फिर तू बीच में कैसे कूदा। और पिटने के बाद वो नोटिस करता है उसका टिकट उससे कुछ देर ही आगे पड़ा हुआ है। तभी वो नोटिस करता है एक लड़का स्पिरिट देखने वाली लड़की को परेशान कर रहा है। फिर वो टिकट की तरफ आगे बढ़ने लगता है, मगर तभी वो लीडर आकर बीच में बैठ जाता है। फिर वो स्ट्रगल करते हुए उस टिकट को लेने के बाद कहता है मैं जिसे ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया। फिर वो याद करता है कैसे सियरन ने बोला था जैसे ही तुम टिकट फाड़ोगे वैसे ही तुम्हारे अंदर एक डेड बॉडी की सोल आ जाएगी। दूसरी तरफ लड़की बोलती है ये सब बहुत ही अनोइंग दिख रहा है, मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। इधर ली जैसी टिकट फाड़ने वाला होता है वैसी वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है मैं यहाँ पर हूँ, और लीडर उसे मारने ही वाला होता है। तभी वो बॉडीगार्ड आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और वहाँ पर दर्जनों बॉडीगार्ड आ जाते हैं। और मामला खत्म करने के बाद एक बॉडीगार्ड कॉल करके बोलता है चेयरमैन हमने उन्हें ढूंढ लिया, हम अभी उन्हें लेकर आते हैं। दूसरी तरफ लीडर अभी भी बॉडीगार्ड से बहस करते हुए बोलता है तुम सब कौन हो, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। ये सुनकर बॉडीगार्ड उसे हवा में उठाते हुए कहता है अगर तू आगे एक भी वर्ड बोला तो तू मेरे हाथों से मारा जाएगा। ये सब देखकर वो लड़की कहती है अंकल आप उन्हें नीचे रख दो और इन्हें पुलिस के हवाले कर दो। फिर वो सोचने लगती है मैं इस किटन का क्या करूँ, मुझे नहीं लगता कि ये पेंट भी हट पाएगा, तो क्या अब मैं इस किटन का क्या करूँ, ये तो मूव भी नहीं कर रही। तभी उनमें से एक बॉडीगार्ड आकर बताता है कि वो जानवरों के डॉक्टर के पास काम कर चुका है। उसके बाद वो उस किटन को चेक करके बताता है कि मुझे माफ करना, ऐसा लग रहा है इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, ऊपर से यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। तभी अचानक से मौसम ठंडा होने लगता है। ये देखकर बॉडीगार्ड उसे अंदर चलने के लिए कहते हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे मौसम खराब होने वाला है। फिर ली सोचता है हवा पहले से ठंडी हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे इसे नॉर्मल पीपल भी नोटिस कर सकते हैं। फिर उसे अपनी मॉम की याद आती है। फिर वो उसके बाल टच करके स्पिरिट को देखता है जहाँ उसे स्पिरिट के फेस पर सैडनेस दिख रही थी अपने बच्चे को खोने के डर से। ये देखकर ली अपने टिकट को फाड़ने के बाद किटन के पास जाकर उसे बचाने लगता है। ये देखकर स्पिरिट को लगता है कि वो उसे हार्म करने वाला है, इसलिए वो उसे हर तरफ से घेर लेती है। ये देखकर वो लड़की ली को वहाँ से हटने के लिए कहती है। तभी वो नोटिस करती है वहाँ पर जेम्स हैरियट की आत्मा है जो एक बहुत बड़े जानवरों के डॉक्टर हुआ करते थे। उसे देखने के बाद उस लड़की को अपनी आंखों पर बिलीव नहीं होता। दूसरी तरफ ली उस किटन को सही कर देता है। ये देखकर उसकी मॉम शांत होकर अपने असली फॉर्म में आ जाती है। ये सब देखकर बॉडीगार्ड शॉक्ड थे कि आखिर ये किटन वापस से जिंदा कैसे हो गया। इधर वो लड़की भी बहुत ज्यादा शॉक्ड थी। फिर उस कैट की मॉम ली को थैंक्स कहने के बाद वहाँ से चली जाती है और आखिरकार उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी थी। उसकी आत्मा को शांति मिलते हुए देखकर ली और उस लड़की को काफी अच्छा लगता है और वो उसे जाते हुए देखने लगते हैं। फिर ली के पास वो लड़की आती है। उसे देखकर वो कहता है तुम्हें थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद इसकी हेल्प करना चाहता था। तब वो लड़की गुस्से में बोलती है अगर तुम्हें ये सब करना आता था तो तुमने ये पहले क्यों नहीं किया, तुम कुत्ते की तरह पिट रहे थे। अगर तुम्हें फाइट करना नहीं आता तो तुम्हें दूर रहना चाहिए था ना, मैंने पहली बार इतना वीक इंसान देखा है। फिर वो अपने बॉडीगार्ड से एक बैंडेज मांगती है। उसे देखकर ली कहता है ये तो बच्चों के लिए है, फिर तुम मुझे क्यों दे रही हो। फिर वो उसे बैंडेज लगा देती है और कहती है इतना वीक होना अच्छी बात नहीं होती, हमेशा पीटा मत करो। तभी उसका बॉडीगार्ड जल्दी चलने के लिए कहता है नहीं तो चेयरमैन गुस्सा होंगे। ये सुनकर वो लड़की हाँ में जवाब देती है। फिर बॉडीगार्ड ली को एक कार्ड देते हुए कहते हैं ये मेरा बिजनेस कार्ड है, तुम हॉस्पिटल जाकर अपना इलाज करवा लो और फी आने के बाद मुझे कॉल कर देना, मैं हॉस्पिटल बिल पे कर दूंगा। और उसके बाद वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी ली उसे रोकने जाता है मगर वो कुछ सोचने के बाद रुक जाता है। फिर वो लड़की जाते हुए बताती है उसका नाम चे यॉन है। फिर वो कहती है मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगी। उसका नाम सुनकर ली वहीं पर शॉक्ड होकर खड़ा रहता है। ऊपर से शेरा स्माइल करते हुए कहती है ये तो अभी शुरुआत है, अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ ली मास्क पहनकर फुल चोरों वाला गेटअप लेकर चेयोन के घर आ चुका होता है। वो उस कार्ड की मदद से वहाँ तक पहुँचा था क्योंकि वो एक फेमस बिजनेसमैन जियान ग्रुप की बेटी है। इतना बड़ा घर होने के कारण उसे आसानी से उसका एड्रेस पता चल गया था। फिर वो कहता है मैंने सुना है ये लोग योन को ना ही घर से बाहर जाने देते हैं और ना ही उसके जान पहचान वालों को अंदर आने देते हैं। तभी उसके पास बैठी किटन बोलने लगती है। ये सुनकर ली उसे चुप होने के लिए कहता है नहीं तो पकड़ा जाएगा और जो भी उसे पकड़ेगा वो उसे चोर समझकर पुलिस के हवाले कर देगा। फिर वो एक टिकट निकाल कर फाड़ देता है और उसके अंदर डायरेक्ट हारसे की सोल आ जाती है जो कि एक क्लाइंबिंग गॉड के नाम से जाना जाता है। फिर वो तेजी से उछलकर वॉल पर पहुंच जाता है जहां उसे नीचे कुछ बॉडीगार्ड दिखते हैं। उसे वहां टोटल 12 बॉडीगार्ड दिखते हैं। फिर वो सोचता है आखिर उसके पास इतने बॉडीगार्ड क्यों है, मुझे उससे जल्द से जल्द मिलना होगा। उन्हें देखकर वो समझ जाता है अंदर जाना इम्पॉसिबल है, एक तो इतने सारे बॉडीगार्ड ऊपर से ये सभी स्ट्रॉन्ग है। और ये सीन यहीं कट होता है। अब हमें योन के फादर को दिखाया जाता है जो बहुत ही गुस्सा हो रहे थे कि 10 बॉडीगार्ड होने के बाद भी आखिर योन कहाँ गायब हो गई थी। जल्दी से जाकर उन सभी बॉडीगार्ड पर केस करो, उन्हें एक काम दिया था और वो उसे ढंग से कर भी नहीं पाए और अब वो उसे इतने दिनों बाद पकड़ कर लाए है। मैं ऐसा सिर्फ उस किलर की वजह से बन गया हूँ, इसलिए योन पर अच्छे से नजर रखो ताकि वो बाहर ना जा सके।
तभी उनके पास एंजल का कॉल आता है जो उनकी बेटी यौन होती है। वो गुस्सा होते हुए कहती है मुझे बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, मेरा दम घुटता है यहाँ पर, ये मेरे पास 24 घंटे होते हैं। तब उसके डैड उसकी बात ना मानते हुए कॉल कट कर देते हैं। ये सुनकर वो बेड पर वापस से लेट जाती है। तभी वहाँ पर एक मेड डिनर लेकर आती है मगर यौन खाना खाने से मना कर देती है। ये सुनकर मेड परेशान होते हुए बॉडीगार्ड से कहती है ये आज भी खाना नहीं खा रही, अब मैं क्या करूँ। तब वो बॉडीगार्ड बताता है कि वो इसलिए नहीं खा रही क्योंकि उन्हें अब बाहर जाना है। मगर चेयरमैन को ये बात समझ नहीं आ रही। अगर वो बेहोश होकर गिर जाएगी तब चेयरमैन को समझ आएगा वो अभी बहुत ही कमजोर दिख रही है, इसलिए उन्हें अभी अच्छी डाइट लेने की बहुत ही जरूरत है। इधर यौन परेशान होकर सो जाती है। तभी वहाँ मेट को चिप्स लेकर आती है मगर यौन उसे भी कहाँ खाने वाली थी। इधर उसके फादर गुस्सा होते हुए कह रहे थे मुझे यौन को वीकेंड्स पर नहीं जाने देना चाहिए था, भले ही बॉडीगार्ड के साथ क्यों ना हो। ये सुनकर उनका मैनेजर कहता है क्या आप यौन पर कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो रहे। ये सुनकर वो चिल्लाते हुए कहते हैं बिल्कुल नहीं, जब तक मैं उस किलर को पकड़ नहीं लेता तब तक यौन बाहर नहीं जा सकती। क्या तुम अपनी बेटी को बाहर जाने दोगे अगर उसे एक ही इंसान 2 बार किडनैप कर चुका हो। ये सुनकर वो मैनेजर माफी मांगने लगता है। फिर वो बताते हैं कि उस बात को 10 साल हो गए मगर वो किलर अपने आप को पुलिस से भी बचा लेता है, पता नहीं कैसे। फिर मैनेजर बताता है कि अभी यौन को कुछ भी नहीं पता जो उसके साथ बचपन में हुआ था। अगर आप ऐसे ही उसे घर में बंद रखेंगे बिना उसे बताए तो वो आपसे नफरत करने लगेगी। तब उसके फादर बताते हैं कि वो उसे ये सब बातें बताकर वो भयानक मोमेंट याद नहीं दिलाना चाहते। फिर वो उससे पूछते हैं और हाँ जिसने भी बॉडीगार्ड के लिए अप्लाई किया है क्या तुम्हें उनमें से कोई पसंद आया। तब मैनेजर कहता है हाँ उनमें से एक इंसान तो है, चोई बियोम। उसका नाम सुनकर बॉस कहते हैं ये नाम तो जाना पहचाना लग रहा है, अब ये बताओ उसका स्ट्रेंथ और पावर कैसा है। तब मैनेजर बताता है कि उसे फाइट अच्छे से करना आता है, वो सभी टेक्निक में माहिर है, ऊपर से उसने वाइपर के सभी मेंबर्स को भी हरा दिया है। तब बॉस कहते हैं वाइपर को अकेले ही हरा दिया, मगर ये तो एक बड़ी गैंग है ना, आखिर उसने उन्हें डिस्ट्रॉय क्यों किया। तब मैनेजर बताते हैं क्योंकि उसे उन लोगों ने सिगरेट देने से मना कर दिया था, इसलिए उसने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ही खत्म कर दिया। वो इतना अच्छा है कि उसे रखना ही सही होगा। फिर हम देख पाएंगे कि वो किलर ऐसे पागल इंसान से मिलकर कैसे रिएक्ट करता है। ये सुनकर बॉस कहते हैं ठीक है, फिर क्या हम उसका स्किल वेरीफाई करने चले। तब मैनेजर कहते हैं सब रेडी है। फिर वो किसी को मैसेज करके बताता है कि मैंने बॉस को बना लिया है ब्योम को हायर करने के लिए। अब हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ मैनेजर ब्योम को कॉल करके यून को किडनैप करने के लिए बोलता है। ये सुनकर वो कहता है क्या श्योन ग्रुप की बेटी यून, उसे किडनैप करने के लिए बहुत पैसे देने पड़ेंगे। तब मैनेजर कहता है उसे चिंता मत करो, तुम उससे जितना पैसा मांगोगे वो तुम्हें दे देगा, मगर एक प्रॉब्लम है उसके हर तरफ बॉडीगार्ड रहते हैं। ये सुनकर ब्योम हंसते हुए बोलता है कोई बात नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। इधर ब्योम बॉडीगार्ड के इंटरव्यू के लिए आया था जहाँ वो सोच रहा था योम के घर पर 12 से ज्यादा बॉडीगार्ड है, उसे ऐसे ही डायरेक्ट किडनैप करना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मगर एक आइडिया है मेरे पास। अगर उसके चारों तरफ बॉडीगार्ड रहते हैं तो मुझे भी एक बॉडीगार्ड बनने की जरूरत है। अब हम देखते हैं कि उसके बगल में ली बैठा होता है इंटरव्यू के लिए, जो कि बहुत ही नर्वस दिख रहा था और वहाँ उसकी उम्मीद से बहुत ज्यादा लोग आए थे बॉडीगार्ड के जॉब के लिए। अब अनाउंस होता है कि वेट लिफ्टिंग स्टार्ट होने वाला है। ये सुनकर ली एक टिकट फाड़ते हुए सोचता है अब मैं आसानी से मैच को पास कर लूंगा, फिर मैं योम से भी मिल पाऊंगा। उसे देखकर वहाँ पर खड़े लोग बात करने लगते हैं, ये छोटा बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, इसकी वजह से अब हमें कुछ और दिन लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, वैसे भी ये हमारी टीम में है इसलिए हम इससे फाइट करके हरा देंगे। उन सब की बातें सुनकर ली सोचता है आखिर ये सब मेरे बारे में बातें क्यों कर रहे हैं। फिर वो उनकी बातों पर ध्यान ना देकर वेट लिफ्टिंग पर फोकस करता है जहाँ उसे ऐसा फील होता है जैसे उसके अंदर एनर्जी आ गई है पहले से बहुत ज्यादा। फिर वो 80 किलो वेट लिफ्ट कर लेता है जिसे देखकर वहाँ पर खड़े सभी लोग हैरान होने लगते हैं। फिर ली सोचता है मेरी लिमिट 80 केजी है क्योंकि जो वेट लिफ्टर है वो मेरे वेट के अकॉर्डिंग ही वेट लिफ्ट करेगा, मेरा वेट और हाइट दोनों ही कम है इस कारण मेरी लिमिट भी कम रह गई है, मगर फिर भी ये काफी रहेगा इन सब के लिए, अब ये सब मेरी बुराई नहीं करेंगे। फिर वो देखता है ब्योम 175 केजी वेट लिफ्ट करता है। ये देखकर वो सोचता है क्या जो भी यहाँ पर आए हैं वो सभी मॉन्स्टर है क्या, और अगला टेस्ट उनका स्पैरिंग का होता है और उससे पहले उन्हें वार्म अप के लिए 30 मिनट का टाइम दिया गया था, जहाँ ब्योम सबको देखते हुए सोचता है ये सब तो यहाँ बहुत ही कमजोर है, ये कितना बोरिंग है। फिर वो ली को वार्म अप करते हुए देखता है और सोचता है ये अभी छोटा है मगर इसके स्किल्स काफी अच्छे हैं, लेकिन ये ग्रुप ए में है जिस कारण मैं इसे फाइट नहीं कर पाऊंगा, ये कितना बोरिंग है। फिर वो सोचता है क्यों ना मैं उसे गुस्सा दिलाकर अभी फाइट कर लूं। फिर वो ली के पास जाकर उसके ऊपर पानी गिराते हुए कहता है तुम्हें वार्म अप करके गर्मी लग रही होगी इसलिए मैं तुम्हें कूल कर देता हूँ। ये देखकर ली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है मगर वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहता है कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी गर्मी लग रही थी। ये सुनकर ब्योम सोचता है ये गुस्से को हाइड कर रहा है मगर मुझे तो इससे फाइट करना था, और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ली सोचता है आखिर ये मेरे से पंगा क्यों ले रहा था, मैं बॉडीगार्ड टेस्ट में फेल नहीं होना चाहता इसलिए मैंने उसे कुछ भी नहीं बोला। दूसरी तरफ ब्योम जाते हुए सोचता है मेरे ग्रुप में सभी वीक लोग भरे पड़े हुए हैं। उसके बाद वो एक इंसान को देखकर उसे पिग बोलता है जिस कारण वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और ये सीन यहीं कट होता है। अब हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो अनाउंस करता है बी ग्रुप के जितने भी लोग हैं वो स्पैरिंग टेस्ट के लिए आ जाए, मगर उन सबको ब्योम पहले ही मारकर सुला चुका था। फिर वो अकेले ही वहाँ पर पहुंच जाता है जहाँ वो आदमी 1v1 फाइट स्टार्ट करते हुए कहता है अब फाइट ली और ब्योम में होगी क्योंकि बी ग्रुप के सभी लोग अपना नेम विड्रॉ करवा चुके हैं, इसलिए अब इसका फाइट ए ग्रुप के ली से होगा। ये सुनकर ली बहुत ज्यादा शॉक्ड होने
सोचने लगता है कि आखिर ये कितना स्ट्रॉन्ग है, मगर उन्हें ली के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और आखिर उन्हें पता भी कैसे होता, वो तो सिर्फ एक हाई स्कूलर है। फिर ब्योम उसे कहता है सबसे पहले तुम मुझे हिट करो और हाँ तुम 1 मिनट पहले से मैच से भाग नहीं सकते। ये सुनकर सभी लोग ली को रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि ब्योम एक मार्शल आर्ट फैमिली से आता है जहाँ हर इंसान बहुत ट्रेंड है। ली उसके सामने 1 मिनट क्या 10 सेकंड भी टिक नहीं सकता, मगर ली को ये पता होते हुए भी वो फिर से अपना एक टिकट फाड़ देता है ब्योम से लड़ने के लिए और सोचता है क्या मैं इस मॉन्स्टर को हरा भी पाऊंगा। इधर ब्योम कहता है अगर तुमने 10 सेकंड के अंदर हिट नहीं किया तो मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा और उसके बाद वो काउंटिंग स्टार्ट करता है। तभी ली उसे किक मारता है जिससे ब्योम एक ही किक में गिर जाता है। ये देखकर ली हैरान होते हुए सोचने लगता है आखिर ये एक ही किक में पास आउट कैसे हो गया। अब हमें पता चलता है ली ने ब्योम के एंसिस्टर ली सो यूप को वहाँ पर बुलाया था जो कि मार्शल आर्ट च्योनमू के फाउंडर थे और इसी के साथ इस मैच का विनर ली होता है और ली उसके बाद जिससे भी फाइट करता है वो एक ही किक में हार जाता है। ये देखकर जो लोग कुछ देर पहले उसकी बुराई कर रहे थे अब उसकी तारीफ करने लगते हैं। दूसरी साइड मैनेजर उसे देखते हुए कहता है अच्छा तो इसने ब्योम को हराया है, अब मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा, इसने मेरे पूरे प्लान को खराब कर दिया है। तभी वहाँ एक लेडी आकर बताती है अब नेक्स्ट राउंड इंटरव्यू होगा, आपको 10 मिनट का टाइम और पेपर पेन मिलेगा जहाँ आप इंटरव्यू से पहले अपनी तैयारी कर सकते हैं और उसके बाद आपका इंटरव्यू चेयरमैन खुद लेंगे। फिर ली के बगल में मैनेजर बैठते हुए पूछते हैं क्या तुमने ही बॉम को हराया था, क्या तुम्हें पता है इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा। तब ली कहता है पता नहीं, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। तब मैनेजर गुस्से में पूछता है तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो मगर तुम्हें कुछ भी नहीं पता या तुम कुछ ना जानने का नाटक कर रहे हो। फिर वो कहते हैं तुमने नोटिस किया जो भी इंटरव्यू रूम से बाहर आ रहा है उसके फेस पर 12 बजे हुए हैं, इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि आखिर चेयरमैन कितना हार्ड क्वेश्चन पूछ रहे होंगे। लेकिन ये सब फिर भी बहुत ट्राई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बोनस पे बहुत ज्यादा है। ये सुनकर ली पूछता है क्या यहाँ पर बोनस पे भी मिलता है। तब मैनेजर हैरान होते हुए कहते हैं तुम्हें ये भी नहीं पता, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारे जैसे 1000 लोग यहाँ पर आए थे बिना किसी रिसर्च के जो रिजेक्ट होने के बाद यहाँ से चले गए। यहाँ पर जितने लोग भी आए हैं वो अपनी जान को खतरे में डालने के लिए रेडी है। बच्चे ये मेरा सिर्फ एक एडवाइस है इसलिए अपने दिमाग में रख ले और हो सके तो यहाँ से चले जा। ये सब सुनकर ली बोलता है मतलब इंटरव्यू बहुत डिफिकल्ट है, वैसे थैंक्स अब मैं चलता हूँ। अब हमें पता चलता है उसके बॉडी में रॉबर्ट फेरो जो यूएस के टॉप बॉडीगार्ड हुआ करते थे उनकी सोल उसके अंदर है। जब चेयरमैन कहते हैं यहाँ कोई भी काम का इंसान नहीं आ रहा और ये ब्योम कहाँ पर है जिसे मैनेजर ने रिकमेंड किया था। फिर वो जल्दी जल्दी बाकी के कैंडिडेट्स को बुलाने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ पर ली आता है जो बहुत ही नर्वस होता है। उसे देखकर चेयरमैन सोचते हैं ये इतना छोटा क्यों दिख रहा है, कहीं ये बोना तो नहीं है। फिर वो उसका स्कोर देखकर शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उसे सभी में ए या A+ मिले थे जबकि टेस्ट बहुत ही हार्ड था। फिर वो उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं ली तुम्हारे स्कोर काफी अच्छे हैं बॉडीगार्ड टेस्ट हार्ड होने के बावजूद भी। ये सुनकर ली सोचता है क्या ये राइटिंग टेस्ट की बात कर रहे हैं, मैंने उस टाइम जोंगडू की सोल यूज की थी जो कि हेड सिक्योरिटी एजेंट हुआ करते थे, ऑफ कोर्स मैं अपने मार्क्स कम होने नहीं दे सकता। फिर चेयरमैन सोचते हैं ब्योम के अलावा भी कोई और है जो इंटेलिजेंट है। तब उनका साथी बताता है चेयरमैन इसी ने ब्योम को हराया था। ये सुनकर चेयरमैन शॉक्ड होते हुए पूछते हैं क्या तुम सही बोल रहे हो, इस बच्चे ने उसे हराया था। तब वो आदमी हाँ में जवाब देता है। फिर चेयरमैन ली को सॉरी कहते हैं उसके अपीयरेंस के बेस पर जज करने के लिए। फिर वो बताते हैं कि ये एक रेगुलर जॉब की तरह नहीं है बल्कि तुम्हें वहाँ पर जानलेवा सिचुएशन का सामना भी करना पड़ सकता है, क्या तुम अभी भी कॉन्फिडेंट हो इस जॉब को लेकर। तब ली कहता हाँ बिल्कुल मैं इस जॉब के लिए तैयार हूँ, मुझे जिसे भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा मैं उसे करूंगा अपनी जान पर खेलकर। ये सुनकर वो ली के फॉर्म पर 3 स्टार मार्क कर देते हैं। फिर मैनेजर वहाँ पर आकर चेयरमैन को बताता है कि ये जो ली है इसने अपनी ये जो डॉक्यूमेंट सभी फेक सबमिट किए हैं और ऐसा हो सकता है इसने टेस्ट में चीट किया हो, भले ही ये काबिल है मगर मुझे नहीं लगता इसके जैसे इंसान को जॉब देना चाहिए। फिर चेयरमैन कहते हैं तुम्हें सब क्वेश्चन का आंसर पता होगा अगर तुमने चीटिंग नहीं किया होगा। ये सुनकर ली हाँ में जवाब देता है और सोचता है अगर ये बॉडीगार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो मैं सोल की मदद से जवाब दे पाऊंगा। फिर चेयरमैन पूछते हैं बॉडीगार्ड के 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। ये सुनकर ली ब्लैंक हो जाता है। फिर वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं मगर ली एक का भी जवाब नहीं दे पाता, शायद जो सोल है उसे कोरियन नहीं आता। फिर चेयरमैन कहते हैं ये टर्म एक बॉडीगार्ड को पता होने चाहिए, अगर तुम्हें इतना भी नहीं पता तो तुमने बॉडीगार्ड टेस्ट पास कैसे किया। फिर ली सोचता है मैंने उस टाइम पर एक कोरियन बॉडीगार्ड का यूज किया था मगर ये वाला इंग्लिश में बात करता है। फिर ली कहता है मैंने कोई भी चीटिंग नहीं किया। तब चेयरमैन कहते हैं फिर तुम मेरे क्वेश्चन का जवाब दे क्यों नहीं पा रहे। ये सुनकर ली पैनिक करने लगता है और वो सोचता है अब उसे क्या करना चाहिए मगर वो कुछ भी नहीं कर पाता। ये देखकर चेयरमैन उसे फेल करते हुए वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और वहाँ से जाते टाइम वो अपनी मॉम के बारे में सोचने लगता है। तभी वहाँ पर चायोन आती है जो जैसे ही गेट खोलती है वैसे ली को चोट लग जाता है। फिर वो कहती है आप मेरे बर्थडे पर कहाँ चलेंगे, मैंने बोला था ना अब सभी बॉडीगार्ड को फायर कर दो। तब उसके फादर कहते हैं मैं अभी एक इंटरव्यू में हूँ। तब उसका ध्यान ली पर जाता है। फिर वो सोचती है इसके नाक से खून क्यों निकल रहा है और उसके बाद वो उसे इग्नोर करते हुए अपने डैड से कंप्लेन करने लगती है कि आखिर आपने बॉडीगार्ड को फायर क्यों नहीं किया, वो सब मुझे हर जगह फॉलो करते हैं। दूसरी साइड एक बॉडीगार्ड ली को इशारा करते हुए कहता है कि अब वो यहाँ से जा सकता है। इधर चेयरमैन कहने लगते हैं कि तुम भी मेरी बात को समझो, तुम्हें बॉडीगार्ड की बहुत जरूरत है। ये सुनकर चायोन ली की तरफ इशारा करते हुए कहती है फिर मैं इसे चूज करती हूँ अपना बॉडीगार्ड बनाने के लिए।
अब हमें ली को चायोन के घर पर दिखाया जाता है, जहाँ एक मेड पूछती है क्या तुम न्यू बॉडीगार्ड हो, तुम बहुत ही यंग दिख रहे हो। यहाँ पर हर बॉडीगार्ड 30+ का है। फिर ली बताता है मैं सिर्फ 17 साल का हूँ। तभी बालकनी से चायोन ली को हेलो बोलती है। ये देखकर ली भी उसे हेलो कहता है। वो ली को अपना बॉडीगार्ड बनाकर बहुत ही खुश होती है। फिर वो अपने रूम में जाता है जो बहुत ही बड़ा और लग्जरियस होता है। अब वो अपने बेड पर लेटते हुए सोचता है सही है, अब मुझे कहीं काम पर जाना नहीं होगा, अब मैं अपनी मॉम को आसानी से ढूंढ पाऊंगा। मुझे लगा था मैं बॉडीगार्ड एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, मगर मैं उसकी वजह से पास हो गया। अब हमें मैनेजर को दिखाया जाता है जो बोल रहा था बॉस मुझे नहीं लगता आपको सिर्फ यंग लेडी के बोलने की वजह से उसे बॉडीगार्ड बनाना चाहिए, उसकी एज भी कम है, ऊपर से उसने झूठ बोलकर यहाँ तक एंटर किया था। फिर चेयरमैन उसकी इन्फॉर्मेशन देखते हुए कहते हैं वो अभी 17 साल का है और स्कूल से ड्रॉप आउट भी हो चुका है, ऊपर से उसने सिर्फ एक ही हिट में व्योम को हरा दिया था। मुझे उसके बारे में कुछ भी सस्पिशियस नहीं दिख रहा, वो सिर्फ एक नॉर्मल किड है। तब मैनेजर बोलता है मुझे एक भी रीजन नहीं दिख रहा उसे अपॉइंट करने का। तब चेयरमैन बताते हैं कि यौन 2 बार किडनैप हो चुकी है और 27 रिपोर्ट ऐसे हैं जिसमें उसका पीछा कोई सस्पिशियस इंसान कर रहा था, ऊपर से वो किडनैपर एक आम इंसान नहीं था, सिर्फ हमारे एक ही मूव से वो वहाँ से भाग गया। वो सभी ट्रेन थे अपने काम में। चायोन के पास एक बॉडीगार्ड है जो उसकी एज का है, इसलिए किसी को भी नहीं लगेगा कि वो एक बॉडीगार्ड है और वो सभी यौन के सामने अपना गार्ड डाउन करके आएंगे, तब हम उसे पकड़ लेंगे। अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा, मैं उन सभी से परेशान हो चुका हूँ, इसलिए मुझे उन सभी को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। दूसरी तरफ ली यौन को ढूंढ रहा था और सोचता है इस घर में इतने रूम है कि मैं काउंटिंग ही भूल गया, ऐसा तो उसे यहाँ पर किडनैप करना बहुत ही मुश्किल का काम है। तभी यौन उसे दिखती है, तब वो उसका नाम लेता है। तभी एक बॉडीगार्ड उसे रोकते हुए कहता है उनका नाम अच्छे से लो, तुम्हें उन्हें यंग लेडी कहकर बुलाना होगा। ये सुनकर ली उनसे माफी मांगता है। फिर वो कहता है तुम्हें उन्हें ग्रीट करने की जरूरत नहीं है, एक न्यू रिक्रूट जिसकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं है लेडी यौन के पास नहीं जा सकता, इसलिए मैं तुम्हें सबसे पहले कुछ मोरल एजुकेशन दे देता हूँ, इसलिए मुझे फॉलो करो। ये सुनकर ली डरते हुए उसका पीछा करता है। अब हमें कैंग को दिखाया जाता है जो खुद एक बॉडीगार्ड है। फिर वो ली से पूछता है क्या तुम बॉडीगार्ड हो? तब ली अपना हाथ आगे करते हुए हाँ कहता है और सोचता है ऐसा लग रहा है जैसे मैं आज मोरल एजुकेशन की क्लास लेते टाइम मर जाऊंगा। फिर वो उसे गले लगाते हुए कहते हैं ऐसे असली मर्द गले मिलते हैं, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। फिर वो बाकियों को कहता है देख रहे हो ये कितना छोटा है। अब श्योक बोलता है इससे ज्यादा अटैच मत होना। ओए बच्चे मुझे नहीं लगता तू एक बॉडीगार्ड बनने के काबिल है, तू शायद हायर अप्स की वजह से सिलेक्ट हो गया होगा, मगर मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा तुझ जैसे बच्चे को सेलेक्ट किया कैसे। अगर तुम्हें यहाँ सबके जैसे इक्वल रहना है तो तुम्हें अपने सबसे पहले स्किल्स दिखाने होंगे। अगर तुम्हें लगता है ये बच्चों का खेल नहीं है इसलिए अभी भी टाइम है, तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर वो अपने बगल वाले से पूछता है शाने मैंने सही बोला ना? मगर वो आदमी कोई भी जवाब नहीं देता। तब श्योक बोलता है देखा तुमने यहाँ 3 जने हैं जिनका ओपिनियन सेम है। उसके बाद श्योक कहता है तुम्हें इस पर इतनी शक्ति दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर ये हमारी बात नहीं मानेगा तब हमें इसे एक लेसन सिखाना होगा। फिर श्योक ली को एक पेन देता है जिसके अंदर ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ था ताकि वो उसकी लोकेशन को ट्रैक कर पाए। फिर वो कहता है तुम इसे हमेशा अपने साथ रखना ताकि हम इमरजेंसी होने पर तुम्हें ट्रैक कर पाए। ये लेकर ली उन्हें थैंक्स कहता है और पूछता है मैं यंग लेडी से कब मिल पाऊंगा? तब श्योक कहता है तुम ये फालतू के मूव चलने की कोशिश क्यों कर रहे हो, तुम उनसे नहीं मिल सकते, तुम मेरे निगरानी में रहने वाले हो पूरे 1 महीने तक। ये सुनकर ली हाँ में जवाब देता है। तभी वहाँ पर कोई गेट नॉक करने लगता है। ये सुनकर श्योक गेट ओपन करने जाता है। दूसरी तरफ ली सोच रहा था यहाँ कितना सीरियस माहौल है, मुझे तो बोलने में भी डर लग रहा है। श्योक देखता है कि गेट पर यौन आई थी जो बार बार जिद कर रही थी कि उसे बाहर जाना है। उसकी बात सुनकर ली सोचता है मुझे लगा था जब मैं इसका बॉडीगार्ड बन जाऊंगा तब ये शांत हो जाएगी। इधर श्योक उसे समझाने की कोशिश करता है कि चेयरमैन ने मना किया है बाहर जाने के लिए, मगर यौन मानती नहीं है, वो बार बार बाहर जाने की जिद कर रही होती है। और ये सीन यही कट होता है। अब हमें मैनेजर को दिखाया जाता है जो व्योम की फोटो को फाड़ते हुए कहता है ये कितना यूजलेस था, मैं इतनी मुश्किल से बॉस के पास पहुंचा था और ऊपर से इसे रिकमेंड भी किया, मगर ये तो पूरा यूजलेस निकला। तभी उसके पास किसी का कॉल आता है जहाँ वो बंदा पूछता है रिजल्ट कैसा आया। फिर मैनेजर कहता है माफ करना हम इस बार फेल हो गए क्योंकि एक अननोन इंसान हमारे प्लान के बीच में आ गया जिसने व्योम को सिर्फ एक ही हिट में खत्म कर दिया, मगर अब हमें ऐसे इंसान मिले हैं जो हमारे काम के लायक है, इसलिए अब मैं आपको निराश नहीं करूंगा। फिर वो इंसान उसे डेडलाइन पूछता है कि आखिर वो प्लान कब शुरू करेगा। तब मैनेजर बताता है मैं अभी से स्टार्ट कर देता हूँ। ये सुनकर वो इंसान कहता है ठीक है मैं इंतजार कर रहा हूँ। अब हम ली को देखते हैं जो एक टिकट को फाड़ता है। फिर वो खुश होते हुए कहता है ये कितना सही है कि टिकट वापस से जुड़ गया जब मैंने किसी सोल को नहीं बुलाया, मगर अब मैं ध्यान से सोचूं तो पिछले वाले बॉडीगार्ड को कोरियन नहीं आती थी क्योंकि वो एक फॉरनर था, इसका मतलब है कि ये टिकट इतना भी काम का नहीं है। फिर वो अपने दिमाग पर फोकस करते हुए टिकट को ढूंढता है। फिर वो उन चीजों को लिखने लगता है जो उसे अब तक टिकट के बारे में पता चला है। रूल नंबर 7 टिकट का ओनर बिना सोचे समझे भी टिकट को ढूंढ सकता है, इसका मतलब टिकट गुम होने का टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। अब हमें सभी रूल्स पता चलते हैं, जैसे रूल नंबर 1 कि अब उसके पास 93 टिकट बचे हैं। रूल नंबर 2 वो सोल को 2 बार चूज कर सकता है। रूल नंबर 3 अब उसके पास 345 दिन बचे हुए हैं। रूल नंबर 4 किसी फोनर का सोल यूज करना मुश्किल है। रूल नंबर 5 यूजर को कभी भी 100% एफिशिएंसी नहीं मिलती। रूल नंबर 6 जब तक मैं सोल को चूज नहीं करता तब टिकट अपने आप जुड़ जाएगा। रूल नंबर 8 जो टिकट है वो ग्रिम रिपर सियरा है। फिर वो एक टिकट को फेंक कर उसे रीलोकेट करने लगता है, जिसे ऐसा करते हुए ऊपर से यौन भी देख रही थी। फिर वो कहती है
बेवकूफों की तरह आगे पीछे जा रहा है। इसे ऐसे करता देखना कितना बोरिंग है। मेरे पास बहुत से ऐसे सोल है जिनका मैं यूज कर सकती हूँ। अरे हाँ, मैं इस ली से हेल्प ले सकती हूँ। फिर वो श्योक से कहती है, अंकल श्योक, मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे वॉक पर जाना है। फिर श्योक उसे गार्डन में वॉक कराते हुए पूछता है, यंग लेडी, क्या आप बेटर फील कर रही है? फिर वो कहती है, नहीं, मुझे अभी और वॉक करना है। और जैसी ली उसे देखता है वैसी वो हैंडशेक के लिए अपना हाथ आगे करता है, मगर श्योक उसके हाथों को मोड़कर नीचे गिरा देता है। ये देखकर यॉन उसकी साइड लेते हुए कहती है, ली मेरा पिछले 10 साल से फ्रेंड है, मैं नहीं चाहती इसे कोई हर्ट करे। फिर वो ली के सर को अपनी गोद में रखते हुए कहती है, ये मेरा किंडरगार्टन से दोस्त है। और जब ली कुछ बोलने की कोशिश करता है तब यॉन उसे चुप करा देती है। फिर वो श्योक से कहती है, अंकल श्योक, मैं अपने दोस्त से बहुत टाइम बाद मिली हूँ, क्या मैं इसके साथ वॉक पर जा सकती हूँ, सिर्फ 30 मिनट के लिए? मगर श्योक मना कर देता है। तब यॉन पपी आइज बनाते हुए रिक्वेस्ट करने लगती है। तब श्योक कहता है, ठीक है, मगर मैं आपके साथ चलूंगा। ये सुनकर यॉन गुस्सा होते हुए कहती है, अब आप मेरी पर्सनल बातें भी सुनेंगे? क्या आपको लगता है कि मुझे अच्छा लगेगा जब आपको मेरी सभी पर्सनल बातें पता चल जाएगी? अगर आप किसी लड़की का माइंड पढ़ पाते तो आप मुझे अकेले जाने देते। ये सब सुनकर श्योक उसे 20 मिनट के लिए जाने देता है। अब ली उसके साथ वॉक पर जाते हुए सोचता है, सही है, ये मुझसे नफरत नहीं करती। इधर यॉन सोच रही थी, मैं इसे कैसे पागल बनाऊं ताकि मैं यहाँ से भाग सकूं। ये इतना बेवकूफ तो नहीं लगता क्योंकि इसने बॉडीगार्ड एग्जाम पास किया है, मगर मुझे इससे जल्द से जल्द भागना होगा। मुझे अपनी खूबसूरती का यूज करना चाहिए। जब वो मुझे देखने लगेगा तब मैं बेहोशी वाला स्प्रे मारकर भाग जाऊंगी। फिर ली उससे पूछता है, उसने झूठ क्यों बोला कि मैं उसका दोस्त हूँ? फिर यॉन कहती है, हाँ, मुझे झूठ बोलना पड़ा क्योंकि मैं अकेले तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। मगर ली उसकी खूबसूरती से इंप्रेस ना होते हुए उससे पूछता है, आखिर उसके आगे पीछे इतने बॉडीगार्ड क्यों रहते हैं? यॉन ये देखकर सोचती है, अब मुझे इस पर स्प्रे का यूज करना होगा। फिर ली वापस उससे बॉडीगार्ड के बारे में पूछता है। तब यॉन कहती है, मैं बचपन से बहुत कमजोर थी और शायद तुमने मर्डर के बारे में सुना होगा, शायद मुझे उसके बारे में कुछ पता है, इसलिए वो मेरे पीछे पड़ा है। मगर मैं अपनी सभी मेमोरीज भूल चुकी हूँ। मैं एक प्रिंसेस हूँ जो खतरे में है और तुम मेरे प्रिंस हो जो तुम मुझे बचाओगे। ये सुनकर ली मनी मन सोचता है, लगता है इसने कल रात प्रिंसेस वाली मूवी देखी होगी। फिर ली बताता है, वो एक प्रिंस नहीं है बल्कि सिर्फ एक बॉडीगार्ड है। ये सुनकर वो वहाँ से जाने लगती है और सोचती है, इसने बॉडीगार्ड टेस्ट कैसे पास कर लिया। दूसरी तरफ ली सोचता है, क्या मैं इससे अपनी मदर के सोल के बारे में पूछ लूं? इधर यॉन सोच रही थी, अब मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, ऐसा लग रहा है मैं गिर जाऊंगी, मेरी ब्यूटी लाखों डॉलर्स की होगी। मगर ये बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हो रहा और तभी वो गिरने वाली होती है, मगर ली आकर उसे बचा लेता है। ये देखकर वो ब्लश करते हुए दूर हट जाती है। फिर ली उससे पूछता है, क्या वो सही है? तब वो हाँ में जवाब देती है। इसके बाद यॉन उसे अपनी आंखें बंद करने के लिए कहती है क्योंकि वो उसे गिफ्ट देना चाहती थी। ये सुनकर वो आंखें बंद करते हुए सोचता है, क्या ये मुझे किस करने वाली है? तभी यॉन उस पर स्प्रे मार देती है और वहाँ से निकल जाती है और दूसरी तरफ ली वहीं पर सो जाता है। अब हमें एक सस्पिशियस इंसान को दिखाया जाता है जो किसी से बात करते हुए बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता उसके आगे पीछे कितने लोग हैं, तो हमारे टारगेट का नाम है। अब ये सीन यॉन पर शिफ्ट होता है जो घर से भागने के बाद अपने आप को आजाद समझ रही थी और इस शौक 20 मिनट बाद चायोन और ली के पास आता है। तब वो सिर्फ ली को बेहोश देखता है। उसे ऐसा देखकर समझने में लेट नहीं होता कि यॉन घर से भाग गई है। उसके बाद वो सभी बॉडीगार्ड्स को अलर्ट करके यॉन को ढूंढने लगता है और उनमें से एक बॉडीगार्ड गद्दार होता है जो कि मैनेजर को मैसेज करके बता देता है कि यॉन घर से भाग गई है। ये खबर जानने के बाद मैनेजर बहुत ही खुश होता है। फिर श्योक सभी बॉडीगार्ड्स को इकट्ठा करके उन्हें बताता है कि चायोन फिर से घर से भाग गई है, इसीलिए सभी टीम मेंबर उस जगह पर उन्हें जाकर ढूंढे जहां यंग मिस हमेशा से जाना चाहती थी। ये बात सुनकर सभी अपने काम पर लग जाते हैं सिर्फ ली के अलावा। फिर ली उनसे पूछता है, क्या वो भी हेल्प कर सकता है क्योंकि यंग मिस उसकी वजह से ही भागी है। तब श्योक कहता है, तुम न्यू बॉडीगार्ड हो, मैंने तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करके ही गलती कर दिया, अगर उनके साथ कुछ हुआ तो तुम तो काम से गए। अब हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि मैच में बंदों को हराकर मैनेजर का कॉल रिसीव करता है, जहां उसे पता चलता है कि चायोन घर से भाग गई है, इसलिए उसके पास यही मौका है टारगेट को पकड़ने का। ये सुनकर वो अपने साथियों को लेकर निकल जाता है। दूसरी तरफ श्योक बहुत ही परेशान था और सभी को जल्दी जल्दी रिपोर्ट करने को कहता है। इस साइड किडनैपर उनसे 2 कदम आगे चल रहे थे। उन्होंने सीसीटीवी की मदद से पता कर लिया था चायोन एक जगह बैठकर आइसक्रीम खा रही है। अब हमें श्योक को दिखाया जाता है जिसे पता चलता है सभी बॉडीगार्ड को अभी तक यौन नहीं मिली और उसे घर से गए हुए पूरे 3 घंटे हो चुके हैं। वो इमेजिन करने लगता है कहीं वो मर तो नहीं गई। फिर वो अपने आप को थप्पड़ मार कर रियलिटी में लाता है। तभी उसके पास एक फोटो आता है जिसमें चायोन स्काई पार्क में बैठी होती है। ये फोटो उसे ली ने भेजा था एक डिटेक्टिव का सोल यूज करके। ये देखकर वो सोचने लगता है ये फोटो किसने भेजा। तब वो सोचता है इस आदमी को बाद में ढूंढूंगा, पहले मिस पर ध्यान देते हैं। फिर वो सभी बॉडीगार्ड्स को स्काई पार्क जाने के लिए कहता है। इधर मैनेजर को भी चायोन की लोकेशन पता चल गई थी, मगर चायोन तो दूसरी साइड मस्त बर्ड के साथ खेल रही थी। इन सभी बातों से अनजान होकर फिर वो उस बर्ड की आत्मा को फ्री करवाने के बाद आइसक्रीम खाने जाने लगती है। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसका पीछा कोई कर रहा है। इधर जब ली देखता है कि यौन का पीछा कोई कर रहा है तब वो डर जाता है। दूसरी तरफ उसे पता चलता है बॉडीगार्ड ट्रैफिक में फंस गए हैं। ये सुनकर वो एक टिकट उठाते हुए वहाँ से भागने लगता है। उसे पता चल गया था अब उसे कुछ करना ही होगा। इधर श्योक ट्रैफिक में फंसा हुआ था जो अभी चायोन से 7 किलोमीटर की दूरी
पर था। तभी उसे बॉडीगार्ड द्वारा पता चलता है आगे एक एक्सीडेंट हुआ है जिसे रोड को ब्लॉक कर दिया गया है, अब वो सभी यहाँ से आगे नहीं जा सकते। तभी श्योक के पास एक और फोटो आता है जिसमें दो आदमी चायोन का पीछा करते हुए दिखते हैं। ये देखकर वो शॉक रह जाता है। इधर योन पार्क में बैठकर आइसक्रीम खा रही थी, तभी उसे कोई किडनैप कर लेता है। इधर उसके फादर सभी बॉडीगार्ड पर गुस्सा थे और श्योक भी अपना सिर पीटे जा रहा था। दूसरी तरफ ली एक स्केटबोर्ड वाले के सोल की मदद से बहुत ही तेजी से आगे जा रहा था। इधर किडनैपर डिस्कस कर रहे थे, क्या हमने ये काम अच्छा किया? मैं तो ये काम सिर्फ पैसों के लिए कर रहा हूँ और कहीं हम पकड़े तो नहीं जाएंगे। इधर उसके फादर को भी फोटो मिलता है जहाँ योन को कोई फॉलो कर रहा था। ये देखकर वो सभी सीसीटीवी कैमरा को चेक करने के लिए कहते हैं और इधर ली भी इस बात को सुन रहा था। योन के फादर बहुत ही गुस्से में थे। तभी उन्हें पता चलता है योन को 5 मिनट पहले ही किसी ने किडनैप कर लिया है। ये सुनकर वो खुद योन को बचाने के लिए जाने लगते हैं। तब एक बॉडीगार्ड उन्हें रोकते हुए कहता है, आप ये काम बाकी के बॉडीगार्ड्स पर छोड़ दो। ये सुनकर वो अपने आसपास के सभी चीजों को तबाह करने लगते हैं। दूसरी तरफ श्योक भी भागकर आगे जाने लगता है क्योंकि उसे शक था कि ये एक्सीडेंट जानबूझकर किया गया है उन्हें यहाँ फंसाने के लिए। तभी उसे बॉडीगार्ड शेन दिखता है जो एक बाइक शोरूम की तरफ इशारा करता है और उसके बाद वो तीनों बॉडीगार्ड बाइक से आगे बढ़ने लगते हैं। और दूसरी तरफ ली पेट्रोल पंप पर छुपकर उन्हीं किडनैपर को देखे जा रहा था जो वहाँ पर रुके हुए थे। वहाँ एक गुंडे की फाइट वर्कर से हो जाती है। जब वो उसे मना करता है सिगरेट पीने के लिए तब वो उसे मारने लगता है और उसकी औकात याद दिलाता है कि उसके पास ना ही पावर है और ना ही मनी। दूसरी तरफ ली कार के पास पहुंच जाता है जहाँ उसे चायोन कार में बंधी हुई दिखती है। फिर वो उन गुंडों के सामने जाकर कहता है, मैं यहाँ पर चायोन को बचाने के लिए आया हूँ। उसके बाद वो एक टिकट को फाड़ देता है मगर वो सोल चूज नहीं कर पाता। तब उसे रियलाइज होता है अब स्केटबोर्ड वाले सोल का टाइम खत्म नहीं हुआ, इसलिए वो सेकंड सोल अब चूज नहीं कर सकता। तभी उसके पास गुंडे आते हुए कहते हैं, तुझे चायोन का नाम कैसे पता और तू है कौन? फिर वो सभी ली को बहुत ही गंदी तरह मारने लगते हैं और उसे मारने के बाद वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। तब ली सोचता है बाकी के बॉडीगार्ड अभी रास्ते में होंगे, इसलिए उसे कुछ देर और टाइम निकालना होगा। तब वो उन गुंडों को गुस्सा दिलाते हुए कहता है, मैंने आज से पहले तुम्हारे जैसे बेकार इंसान को नहीं देखा जो दूसरों को किडनैप करने के बाद पैसे कमाते हैं। ये सुनकर एक गुंडे का साथी उसे चुप रहने के लिए कहता है। तब उसका दूसरा साथी ली को गंदी तरह से मारकर वहाँ से जाने लगता है और उसे रियलाइज होता है कि उन्होंने यहाँ पर बहुत ही टाइम वेस्ट कर दिया है। दूसरी तरफ चायोन के फादर बहुत ही परेशान हो रहे थे। तब उन्हें पता चलता है कि बहुत देर के बाद अभी किडनैपर पेट्रोल पंप से आगे बढ़े हैं। दूसरी तरफ श्योक भी बहुत तेज आगे बढ़ रहा था। तभी उसके ऊपर कोई अटैक कर देता है। तब उसे रियलाइज होता है कि उसके बगल वाला बाइकर शेन नहीं है। फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और तभी वहाँ पर शेन की एंट्री होती है। इधर श्योक को पता चलता है कि किसी ने किडनैपर के कार में ट्रैकर लगा दिया है बिना बताए। फिर शेन श्योक को अपने बाइक के पीछे बिठाकर आगे बढ़ने लगता है। तभी श्योक कार पर जंप करते हुए सभी किडनैपर्स को मार देता है और जब वो कार के अंदर देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि योन उस कार में नहीं है। फिर वो किडनैपर को मार के पूछते हैं तब उन्हें पता चलता है उन्होंने अपने कार को चेंज कर दिया था पेट्रोल पंप के आसपास क्योंकि उनका सामना एक बॉडीगार्ड से हुआ था जिसके वॉकी टॉकी से उन्होंने सुन लिया था कि और बॉडीगार्ड उनके पीछे आ रहे हैं। ये सुनकर बॉडीगार्ड गुस्सा होते हुए पूछता है, झूठ मत बोलो, अभी तक कोई भी पेट्रोल पंप नहीं पहुंचा, फिर तुम्हारा सामना बॉडीगार्ड से कैसे हुआ? दूसरी तरफ बॉडीगार्ड योन के फादर को बताते हैं योन उस गाड़ी में नहीं है, उन्होंने गाड़ी को चेंज कर लिया था। इधर ली की आंखें खुल जाती है। फिर उसे रियलाइज होता है कि उसके वॉकी टॉकी की मदद से उन लोगों को सब पता चल गया। फिर वो सोचता है उसने पहले ही ट्रैकर यूज कर लिया है मगर अभी एक रास्ता है। अब हमें पता चलता है ली ने गुंडे के पैंट में अपना एक टिकट रख दिया था और जैसा हमें पता है वो टिकट वो ना चाहते हुए भी ढूंढ सकता है। उसके बारे में सोचते हुए इसकी मदद से वो उन किडनैपर की तरफ बढ़ने लगता है। इधर किडनैपर में से एक कहता है, बॉस मुझे लगा नहीं था हम इस लड़की को इतनी आसानी से किडनैप कर लेंगे। तब बॉस कहता है हाँ, क्योंकि इसके आसपास बहुत से बॉडीगार्ड रहते हैं मगर उनके बीच हमारा एक स्पाई है जिसकी मदद से हम ये काम आसानी से कर पाए। और रास्ते में ली के सोल का टाइम खत्म हो जाता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। तभी उसे याद आता है वो सभी किडनैपर एक फैक्ट्री में जा रहे हैं। तब वो अपने फोन को चेक करता है और देखता है कि आसपास में कितने फैक्ट्री है और उसे एक फैक्ट्री दिखता है। तब वो एक टिकट फाड़ने के बाद आगे बढ़ने लगता है। फिर वो किडनैपर के कार के आगे आ जाता है। तब उनका बॉस उसे उड़ाने के लिए कहता है मगर ली वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलता। ये देखकर उसे जल्दी से ब्रेक लगाने को कहता है और ब्रेक लगता ही ली हल्का सा कार से टकरा जाता है जिससे वो आगे जाकर गिरता है। फिर किडनैपर उतरते हुए अपने लीडर को कॉल करके बताता है कि उनका पीछा एक बॉडीगार्ड कर रहा था, अब वो उसका क्या करे। तब वो कहता है उसे भी कार में डालकर यहाँ ले आओ और जब वो उसे कार में डालते हैं तब ली एक और टिकट यूज कर लेता है और इस बार वो ब्रूसली के बेटे को बुलाता है जो ब्रूसली की तरह ही एक मार्शल आर्टिस्ट था। इधर गुंडा सोच रहा था कार से हिट नहीं हुआ था बल्कि वो सिर्फ नाटक कर रहा था। फिर एक किडनैपर ली को कार के अंदर बिठाने जाता है मगर ली उसे एक लात में साइड कर देता है। ये देखकर सब शॉक रह जाते हैं। फिर ली सबको एक एक करके मारने लगता है। कुछ देर में वहाँ पर दो बाइक वाले आते हैं जो रिपोर्ट करते हैं उन्होंने बाकी के बॉडीगार्ड्स का एक्सीडेंट करवा दिया है। ये सुनकर ली कहता है अच्छा इसी वजह से वो आने में लेट कर रहे हैं। फिर वो सभी को ठिकाने लगा देता है। इधर जब उनका लीडर कॉल करता है तब उनमें से कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता जिस कारण वो बहुत ही गुस्सा होने लगता है। फिर ली सबको बांध देता है और गुंडों में से जो सबसे मेजर होता है उससे
उससे उनके बॉस का लोकेशन पूछने लगता है, मगर वो ली के बहुत मारने के बाद भी कुछ भी नहीं बताता। फिर हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ उसके बॉस ने उसका मुंह को काट दिया होता है ताकि वो कभी भी किसी को कुछ भी बताने से पहले 1000 बार सोचे, और इसी वजह से वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी वहाँ पर उनका बॉस आ जाता है जो उन पर गुस्सा करते हुए कहता है, मैंने बोला था ना तुम्हें लोकेशन पर 5 मिनट के अंदर पहुंचना है। फिर वो ली से पूछता है, क्या तुमने इन सबको हराया है? मगर ली जवाब देने की जगह उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो भी उसके पंच को ब्लॉक कर देता है। फिर ली उसे मार्शल आर्ट की मदद से उसे एक किक मारता है। फिर वो एक के बाद एक किक मारने लगता है। तभी बॉस उसे एक पंच मारकर नीचे गिराता है और सोचता है, मैंने इसे परफेक्टली हिट किया था, फिर ये खड़ा कैसे हो पा रहा है? इधर ली सोच रहा था ये एक प्रोफेशनल के सोल नहीं है, मगर इसे मार्शल आर्ट आता है। फिर वो एक फुटबॉल से बॉस के ऊपर हमला करता है, जिस कारण वो आगे का कुछ नहीं देख पाता। तब ली उसे एक पंच देता है, मगर वो बॉस भी कम नहीं था, वो भी उसके पेट पर हिट कर देता है। फिर वो उससे पूछता है उसने मार्शल आर्ट कहाँ से सीखा है। तब ली उससे पूछता है, अगर उसने ये बता दिया तो उसके बदले क्या मिलेगा? तब बॉस उससे पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए, मनी और पावर? तब ली जवाब देता है, नहीं, मुझे सिर्फ वो लड़की चाहिए जिसे तुम लोगों ने किडनैप करके रखा है। तभी उस बंदे के पास किसी का कॉल आता है जिसे वो यहाँ की लोकेशन बताने ही वाला होता है। तभी ली बहुत ही चालाकी से उसका फोन छीनते हुए उसे लोकेशन बताकर फोन को तोड़ देता है। अभी हमें ये नहीं पता चलता है कि ली ने सही एड्रेस बताया था कि गलत। ये सुनकर वो बंदा बहुत गुस्सा होने लगता है। इस बंदे का नाम कैंग है। फिर ली वहाँ से भागकर एक फैक्ट्री में चला जाता है, क्योंकि ब्रूस ली का बेटा एक स्टंटमैन था। स्टंटमैन के लिए एक छोटी सी जगह बहुत बेटर होती है, क्योंकि वो पूरे एरिया को अपने अकॉर्डिंग यूटिलाइज कर पाता है। अब ली उसे मारने लगता है अपनी एबिलिटी को यूज करके। अब कैंग को याद आता है वो पहले एक जूडो प्लेयर हुआ करता था जिसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस था, मगर एक मैच के बाद उसका पूरा करियर ही खत्म हो गया और उसके बाद वो उसे मारने लगता है और फिर वो उसे बेहोश कर देता है। रियोन के फादर को मैनेजर कॉल करके धमकी देने लगता है कि वो उसकी बेटी को मार देगा। क्लाइंट ने उसे 30 बिलियन ऑफर किया है। तब रियोन के फादर बोलते हैं, मैं तुम्हें इससे ज्यादा दे सकता हूँ। तब वो बोलता है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बेटी को मार देता हूँ। ये सुनकर रियोन के फादर नीचे गिर जाते हैं। इधर मैनेजर हंसते हुए सोचने लगता है, किसी को भी नहीं पता कि मैं यहाँ का स्पाई हूँ। और तभी वहाँ पर ली पहुंच जाता है जो उसे एक पंच मारता है। फिर वो उसे मारकर पूछता है वो योन के पीछे क्यों पड़ा है, और तब उसे रियलाइज होता है ये तो पहले बेहोश हो चुका है। फिर वो बाहर आकर कॉल करने लगता है बाकी बॉडीगार्ड्स को बुलाने के लिए। तब वो सोचता है, नहीं, मैं कॉल नहीं कर सकता, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा अपने आप सबको ट्रैक कर लिया और उसके बाद सभी किडनैपर्स को अपने आप खत्म कर दिया। ये तो इम्पॉसिबल है। इसलिए वो सियो को एक फोटो सेंड करते हुए बताता है अब योन सेफ है। इधर ली योन को उठाकर ले जा रहा था। तभी योन की आंखें खुल जाती है और उसे रियलाइज होता है बॉडीगार्ड बहुत ही मेहनत कर रहे हैं उसे बचाने के लिए, मगर वो हमेशा उनका मजाक बनाते रहती है और कभी भी उनकी परवाह नहीं करती। तब ली पूछता है, क्या तुम जग गई? तब वो हाँ में जवाब देती है। फिर ली उसे बताने लगता है उसे बचाने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ी सभी बॉडीगार्ड्स को। सभी बॉडीगार्ड्स उसे पूरे सिटी में ढूंढ रहे हैं, इसीलिए जब वो सभी के पास जाए तब उसे माफी मांगना पड़ेगा। ये सब सुनकर योन रोने लगती है। तब ली पूछने लगता है, तुम रो क्यों रही हो? तब वो कहती है, मेरी वजह से तुम्हारा फेस खराब हो गया, मगर मैं घर में रहकर परेशान हो चुकी हूँ, इसलिए मैं बाहर निकल गई, लेकिन मुझे पता नहीं था सही में किडनैपर मेरे पीछे पड़े हुए थे। ये सुनकर ली उसके सिर पर मारते हुए बताता है, ये सब बात सच है, सही में उसके पीछे किडनैपर पड़े हुए हैं, इसकी वजह से सभी बॉडीगार्ड्स को बहुत मेहनत करनी पड़ी। फिर वो बताता है अगर वो उसकी जगह पर होता तब वो भी यही करता, और अभी उसे कुछ काम करना बाकी है। फिर वो अपनी मॉम को याद करने लगता है और यून से कहता है, मैं तुम्हें फ्रीडम दूंगा, तुम्हें कोई भी किडनैपर टच नहीं कर पाएगा, मगर इसके बदले तुम्हें मेरी मॉम को ढूंढना होगा। और ये सीन यहीं कट होता है। इधर चेयरमैन को जैसे ही पता चलता है गद्दार उनका मैनेजर है, तब वो उसे मारने और सुनाने लगते हैं और उससे पूछते हैं, मेरी बेटी कहाँ पर है? तभी वहाँ योन आते हुए कहती है, मैं यहाँ पर हूँ। तब वो उसे गले लगाते हुए उससे माफी मांगते हैं इतने टाइम से उसे घर में बंद करने के लिए। तब वो भी उनसे माफी मांगती है घर से भागने के लिए। और उनके ऊपर एक बंदा नजर रखे हुए था जिसका कोड नेम माम्बा है। वो किसी को कॉल करके बताता है उनके द्वारा प्लांट किया स्पाई पकड़ा गया। तब एक लड़की जिसका कोड नेम आना था वो कहती है वो वैसे भी यूजलेस था, अब तो मुझे उसका नाम भी याद नहीं है। और अपना ध्यान रखना, क्योंकि बाकी के स्नेक्स ने भी अपना चाल चलना शुरू कर दिया है। जिसका कोड नेम स्नेक और सालमूजा है, वो भी अंडर कवर होकर अपना चाल चल चुके हैं। फिर वो उसे ध्यान रखने के लिए कहती है कहीं वो अपना मुंह ना खोल दे। दूसरी तरफ चेयरमैन उस मैनेजर को टॉर्चर कर रहे थे, मगर वो अपना मुंह खोलने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं था। फिर उसे याद आता है कैसे उसके बॉस ने बताया था अगर उसने अपना मुंह खोल दिया तो उसे पहले की तरह हाथ पैर बांध कर टॉर्चर किया जाएगा और उसके फैमिली मेंबर्स की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। ये सब याद करके वो कुछ भी नहीं बोलता। तब चेयरमैन उसे ऑफर देते हैं अगर वो उसका नाम बताएगा तब वो उसे प्रोटेक्शन देंगे, साथ ही साथ वो उसे एब्रोड भेज देंगे। ये सुनकर मैनेजर बोलता है उसका नाम है, और ये सीन यहीं कट होता है। अब हमें आना को दिखाया जाता है जो कहती है ब्लैक माम्बा बाकी सभी स्नेक्स के कांटेक्ट में है, ये बात किसी को भी मत बताना। अब हमें वापस से मैनेजर को दिखाया जाता है जो कहता है उसका नाम क्या है, ये बात मुझे भी नहीं पता। ये सुनकर चेयरमैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देते हैं इसे तब तक मारो जब तक ये नहीं बताता, और इसे पानी का एक भी बूंद मत देना। दूसरी तरफ आना ब्योम की फोटो देखते हुए कहती है, अच्छा तो ये है मार्शल आर्टिस्ट का सक्सेसर। फिर ब्योम एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है। तभी मास्क लगाए एक बंदा आता है जो उसे साइड होने के लिए कहता है, मगर ब्योम साइड नहीं हटता। फिर वो वार्निंग देता है अगर वो यहाँ से नहीं हटेगा तो वो उसे जान से
से मार देगा। फिर ब्योम और उसकी फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ ब्योम को पता चल जाता है कि ये बंदा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वो उसे नहीं हरा पाएगा। तब वो उससे उसका नाम पूछता है। तब वो कहता है मेरा नाम ब्लैक माम्बा है। फिर ब्योम कहता है मुझे अभी कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब हमें चेयरमैन को दिखाया जाता है, जो सियोक से पूछते हैं क्या कोई इन्फॉर्मेशन मिला। तब वो उसे बताता है कि बस उसके लेफ्ट हैंड पर एक स्नेक का टैटू था, इसके अलावा हमें कुछ भी पता नहीं चला। तब चेयरमैन उससे पूछते हैं क्या तुमने सही में योन को रेस्क्यू नहीं किया। तब सियोक बताता है नहीं, जब हम वहाँ तक पहुँचे थे हमें पता चला कि मिस पहले ही रेस्क्यू हो चुकी है, मगर उन्हें किसने बचाया ये बात हमें नहीं पता। और हमें एक नंबर से इन्फॉर्मेशन मिला था, मगर हम उस नंबर को ट्रैक नहीं कर पाए क्योंकि वो एक प्राइवेट आईडी है। अब हम ली को देखते हैं जो अपने आप को फर्स्ट एड दे रहा था। तभी वहाँ कुछ बॉडीगार्ड आ जाते हैं जो उस पर गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि उसकी वजह से उन्हें एक्स्ट्रा काम करना पड़ा और बहुत लोगों को अपना हॉलीडे भी कैंसिल करना पड़ा। ये सुनकर ली उनसे माफी मांगने लगता है। तभी उसे शेन दिखता है जो उसे एक बैंडेज देकर बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। तभी एक बॉडीगार्ड आकर बताता है तुम्हारा गुड बाय बोलने का टाइम आ चुका है क्योंकि तुम्हें चेयरमैन ने ऑफिस में बुलाया है। फिर ली वहाँ जाते हुए डरने लगता है क्योंकि वो टिकट के बारे में उन्हें कुछ भी बता नहीं सकता। फिर वो चेयरमैन के पास जाता है जो उस पर गुस्सा होते हुए पूछते हैं तुम्हें पता भी है बॉडीगार्ड का मतलब क्या होता है। तब वो कहता है किसी को बचाना। ये सुनकर वो गुस्सा होते हुए पूछते हैं तुमने क्या गलती किया है ये बताओ। तब वो बहुत सोचने के बाद कहता है मुझे माफ करना, मेरी वजह से मिस योन घर से भाग गई थी, मगर मैं एक बॉडीगार्ड का काम कंटिन्यू करना चाहता हूँ। ये सुनकर चेयरमैन उस पर गुस्सा होते हुए कहते हैं जब मैं तुम्हें सच बोलने का टाइम दे रहा हूँ तब तुम क्यों नहीं बता रहे कि तुमने ही मेरी बेटी को बचाया था, तुम ये बात सीक्रेट क्यों रख रहे हो। तब ली शॉक्ड होते हुए पूछता है आपको कैसे पता चला। तब वो उसे एक सीसीटीवी दिखाते हैं जहाँ ली योन को बचाने के लिए फाइट कर रहा था। फिर वो कहते हैं अगर मुझे ये पता नहीं होता तो मैं तुम्हें कब का फायर कर चुका होता। फिर ली सोचने लगता है इन्हें ये कैसे पता चला। तब योन कहती है मैंने इन्हें बताया है क्योंकि ये तुम्हें फायर करने वाले थे। फिर चेयरमैन कहते हैं तुमने मेरी बेटी की जान बचाई, मगर ये बात तुम किसी को बता क्यों नहीं रहे। तब वो कहता है मैं अभी ये बात बता नहीं सकता। फिर चेयरमैन कहते हैं ठीक है मत बताओ, मगर तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि कोई भी मेरी बेटी की जान बचाने के लिए चलती हुई गाड़ी के बीच में खड़ा नहीं होगा। तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग सकते हो। अब ली कहता है मुझे एक फेवर चाहिए, अब मुझे और मिस योन को स्कूल जाने के लिए अलाउ कर दीजिए। ये सुनकर योन खुश होने लगती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।